गुड मॉर्निंग कमांडोज। तो बेटा आखिर क्रैश कोर्स का दिन आ ही गया। आज से हमको जो है अगले 100 दिन तक मतलब क्रैश कोर्स चलेगा। आपका जो भी शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग क्रैश कोर्स का जो लास्ट डेट है जिस दिन क्रैश कोर्स खत्म होगा वो तारीख है आपकी 21 जून। ठीक है, 21 जून तक क्रैश कोर्स आपका चलेगा। मतलब 11 अप्रैल से लेकर 21 जून तक हम लोग जो है साथ में एक साथ जमकर मेहनत करेंगे हम। ठीक है, और इन दिनों का हमें सबसे अधिक अच्छी प्रकार से इस्तेमाल करना है बेटा हमको। ठीक है, क्योंकि ये जो दिन है ना, यही वो दिन है जो पूरा फॉर्च्यून चेंज कर सकते हैं, पूरा गेम प्लान को बदल सकते हैं। यदि आपने इसमें से एक भी दिन खराब किया तो बेटा प्रॉब्लम है फिर। ठीक है, मतलब आप आज 11 अप्रैल से लेकर 21 जून तक एग्जाम आपका जो है जुलाई में होगा। अभी तक टेंटेटिव जो डेट मालूम चल रही है हम लोगों को वो 17 जुलाई के आसपास की डेट मालूम चल रही है, पर मतलब ये मानकर चलिए कि एग्जाम आपका मिड ऑफ जुलाई में होगा। और मिड ऑफ जुलाई के एग्जाम के लिए हम 21 जून तक अपना एक बार पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे हम एक बार। यानी हर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी में दे रखा है, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आ सकता है, उसको हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर? ठीक है, ऐसा फिजिक्स में भी होगा, ऐसा केमिस्ट्री में भी होगा और ऐसा मैं बायोलॉजी में भी ध्यान रखूंगा इस चीज का। ठीक है, तो कहने का मतलब बेटा ये है कि क्रैश कोर्स में हमको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि प्लीज डोंट मेक एनी काइंड ऑफ बैकलॉग। प्लीज कान खोलकर सुन लीजिए, कोई बैकलॉग क्रैश कोर्स में नहीं लगना चाहिए। क्रैश कोर्स का बैकलॉग मतलब मैं इंटरटेन नहीं करूंगा, समझ गए? कोई बैकलॉग मत लगने दीजिए क्रैश कोर्स में। और आपको हर दिन जो है अपने आप को चार्ज रखना है। और ये मान के चलिए कि 11 अप्रैल से लेकर जो है जब तक नीट का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आप एक मशीन हैं, आप एक सामान्य इंसान नहीं हैं। भावनाओं को पुड़िया में बांधकर एक तरफ रख दीजिए। ठीक है, सेंटीमेंट्स को अभी फिलहाल पॉज कर दीजिए। किसी भी तरह का कोई ऐसा विचार जो आपको अफेक्ट करता हो, आपके आगे बढ़ने में आपको रोकता हो, तो प्लीज उसको कागज पे लिखिए और एक मैजिक बॉक्स में बंद करके डाल दीजिए। क्या होता है मैजिक बॉक्स? ऐसा डब्बा बना लीजिए आपके, मैं दिखाता हूं आपको कि किस तरह का बॉक्स आप बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं कि आप एक ऐसा डब्बा एक ऐसा बॉक्स ले लीजिए आप। ठीक है ना, इस बॉक्स में एक ओपनिंग है, ये तो नैपकिन बॉक्स है। ठीक है, इसमें एक ओपनिंग है। मैं एक कोई भी घर में बॉक्स पड़ा होगा उसको चारों तरफ से पैक कर दूंगा, एक ओपनिंग बना दूंगा। जो मेरे को नेगेटिव विचार आएगा, जो मुझे डिप्रेस करने वाला विचार आएगा, उसको लिखूंगा कागज पे और लिख के अंदर डाल दूंगा। एंड दिस इज दी, बिलीव मी, मैजिक बॉक्स है। तकलीफ को इसके अंदर डालोगे, ये तकलीफ को गायब कर देगा। इसके अंदर डाली गई हर चीज गायब हो जाती है, ये यकीन मानिए इस बात का। ठीक है, ऐसा कर देखिए। हमारे पास अब इस बात का वक्त नहीं है कि अब फिर से बैकलॉग लगाएं, फिर से गाना गाएं और अगले साल फिर रिपीट करें। ध्यान रखो, निकलने के लिए एक अटेम्प्ट काफी होता है, इसलिए प्लीज अच्छे से पढ़ना है इस बार। ठीक है ना? तो मैं लंबा चौड़ा उपदेश आपको नहीं दूंगा, मैं यही बोलूंगा आपसे बेटा कि क्रैश कोर्स आपका लास्ट चांस है नीट 2022 के लिए। अब आप सोच रहे होगे सर 21 जून को क्रैश कोर्स खत्म होगा तो क्या छोड़ दोगे? नहीं, बायोमेंटर्स का प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, जब तक एग्जाम नहीं होता है आप पूरा सिस्टम एक्सेस कर पाएंगे। जब तक एग्जाम नहीं होता है आपके टेस्ट चलते रहेंगे, आपको कुछ ना कुछ हम पढ़ाते रहेंगे, आपका रिवीजन हम कराते रहेंगे। उसकी चिंता मत करना बेटा, क्योंकि तुम कोई कस्टमर नहीं हो, तुम कोई जो है वो जिसे बोलते ना मार्केट नहीं हो, तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हारा निकलना बहुत जरूरी है, तुम्हारे माता पिता के लिए भी, मेरे लिए भी, खुद के तुम्हारे लिए भी। ठीक है, मान सम्मान की बात है यार, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, करेंगे मेहनत, है ना? चलिए, तो अब लेक्चर के पहले सबसे प्रार्थना है, सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज बेटा थोड़ा सा एक इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए। वो कीजिए कि की नोट्स का प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ठीक है ना? जो नहीं निकाल सकते हैं बेटा तो कम से कम बाद में आप जो है वो एनसीईआरटी में मार्क कर लीजिए, इन पॉइंट्स को आप हाथ से लिख लीजिए, क्योंकि क्रैश कोर्स के की नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने सभी चीजों को समराइज करके पॉइंट वाइज ऐसे लिखा हुआ है, पॉइंट वाइज लिखा है कि हमें पता है कि 100 पॉइंट दी है तो 100 पॉइंट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, 150 पॉइंट लिखे तो 150 पॉइंट हमें पता होना चाहिए। हमने पॉइंट वाइज जो है की नोट्स आपको दे रखे हैं और हम बिल्कुल लेक्चर जो लेंगे अभी वो बिल्कुल हम की नोट्स के बेसिस पर लेंगे। तो इसलिए यदि आपके पास की नोट्स होंगे तो पढ़ने में आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी बेटा। क्लियर? ठीक है, तो हमारी रणनीति ये है, व्हाट इज अवर प्लान, कि हमारा प्लान क्या है नीट के लिए बेटा? हमारा प्लान ये है कि हम जो है वो एनसीईआरटी को हम जो है वो 100% कवर करें। इसको हम कोई भी पॉइंट को हम मिस ना करें, कोई भी पॉइंट को मिस ना करें हम।
ठीक है। तो नंबर 1 हम क्या करेंगे बेटा, हम थ्योरी में एनसीईआरटी को पूरा पॉइंट वाइज कवर करेंगे। एनसीईआरटी के पॉइंट्स को हम जो है वो निकाल कर दे रहे हैं आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकाल कर दे रहे हैं हम, और वो पॉइंट हम पूरे 100% कवर करेंगे। ऑल आर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल आर दी पॉइंट जो याद रखने में आसान होंगे वैसे पॉइंट दे रहे हैं हम, ठीक है। साथ में हम क्या करेंगे, फिर हम हर लेक्चर के बाद हम एमसीक्यू लगाएंगे, ठीक है। हम हर लेक्चर के बाद हम लोग जो है वो एमसीक्यू लगाएंगे, और ये जो एमसीक्यू होंगे, इन एमसीक्यू में हर एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन और बनते होंगे, और ये होंगे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन। इनसे एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन के आने की संभावना होगी। गारंटी नहीं लूंगा, देयर विल बी नो गारंटी, ठीक है ना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, पर मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा, पूरे शिद्दत से प्रयास करूंगा कि जो मैं पढ़ाऊं एग्जाम का पूरा पेपर 100% उसी में से आना चाहिए, ठीक है। हमारे इंटेंशन ठीक होंगी, मेहनत सही दिशा में होगी, तो ईश्वर भी हमारा साथ देगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। चलिए, और ये बायोमेंटस का 6th क्रैश कोर्स है, 6.0 क्रैश कोर्स है, तो समझ लीजिए कि ये बहुत अनुभव के बाद आपको इसका फायदा मिलेगा बेटा, इसलिए मेहनत करना, अच्छे से मेहनत करना, ठीक है। मुझे हर बच्चा जो बायोमेंटस जुड़ा है उसका नाम चाहिए मेरिट लिस्ट के अंदर, ठीक है। चलिए, फोड़ देंगे यार, अपने लिए खूब सीटें ना, जितनी सीटें एमबीबीएस की अवेलेबल है इंडिया में, हम होना चाहिए, यानी हर जगह पर हमारा ही जलवा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारा ही जलवा होना चाहिए, समझ गए। हर मेडिकल कॉलेज के अंदर बायोमेंटस के कमांडो का अपना एक ग्रुप होना चाहिए, परिवार, फैमिली एक्सपांड करना है इसको हमें, ठीक है। चलिए, हम इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे कि कौन से हिस्से मोर इंपॉर्टेंट है, कौन से लेस इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग आपको वो चीजों पर ज्यादा फोकस करने को बोलेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। बातें बहुत सारी हो चुकी हैं, कई सारे प्रॉमिस आपके और मेरे बीच हो चुके हैं। पहले एक काम करो, पक्का वाला प्रॉमिस करो, एक पक्का वाला प्रॉमिस करो, ठीक है। पिंकी प्रॉमिस करो कि 100 दिन जमकर पढ़ोगे, भी 100 दिन जमकर पढ़ेंगे, ठीक है। यानी आने वाले दिन हमारी किस्मत को बदल देंगे, ठीक है। अगले 100 दिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी, ठीक है, क्लियर। मतलब कोई इमोशंस नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई जो है वो अप्स एंड डाउन नहीं, कोई ब्रेकअप नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, सब चीजें छोड़कर अगले 100 दिन समझ लेना किस्मत को बदलने वाले दिन है, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी हमारे पास जो है ये आप दिख रहे हैं पॉइंट्स वाइज, तो ये पॉइंट वाइज आपके कीनोट्स के अंदर भी इसी प्रकार बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही आपके कीनोट्स के अंदर भी पॉइंट्स दे रखे हैं बेटा, तो इन्हीं को हम जो है वो एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे हम, ठीक है ना। साथ में आप जो है वो आप भी एक्टिव रहिएगा कि आपका कोशिश ये करना है कि लेक्चर के दौरान ही बहुत सारी चीजों को आप याद कर ले बेटा। देखो, सबसे पहला पॉइंट है, मतलब जो आपके कीनोट्स है, कीनोट्स भी पार्ट्स में दे रखे हैं बेटा, हर चैप्टर के ना जो लेक्चर होगा उसका कीनोट्स है, और कीनोट्स में यदि आप देखें तो कीनोट्स में सबसे आखिर में आपको दे रखा है बेटा एक इंटरेक्शन वाला पेज दे रखा है, और इस इंटरेक्शन वाले पेज को जरूर सॉल्व करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंटरेक्शन वाले पोस्ट जो है वो पेज को जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर है ना। इसके अलावा आपके जो है वो बाकी पॉइंट वाइज, फिर डायग्राम वाला पेज जरूर ध्यान से देखिएगा बेटा इसमें ना, ठीक है। कीनोट्स को जहां तक हो सके हमने जो है एक प्रकार से रिवैम्प किया, नए प्रकार। देखो बेटा, थ्योरी तो बदल नहीं सकते, थ्योरी है वो ही चलेगा, इसमें थोड़ा प्रेजेंटेशन का तरीका हमने यहां पर चेंज किया है, ठीक है। चलिए, तो पहला पॉइंट हमारे सामने क्या है, वो ये है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्या होती है बेटा? जीवन की मूलभूत इकाई होती है, ठीक है। सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, सेल से बने होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, तभी तो हम बोलते हैं सेल थ्योरी। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। सभी जीवित जीवों की जो क्रियात्मक इकाई होती है, संरचनात्मक इकाई होती है, स्ट्रक्चर और फंक्शन का यूनिट जो होता है वो सेल होती है, ठीक है बेटा। मतलब लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट सेल, कम से कम एक सेल की रिक्वायरमेंट होती है जीवन के लिए। जीवन के लिए कम से कम एक सेल की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे छोटी सेल, सबसे छोटी लिविंग सेल कौन सी होगी बताओ, सोच के बताओ। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल माइकोप्लाज्मा होते हैं, पीपीएलओ, ठीक है। सबसे छोटी लिविंग सेल होते हैं बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में भी सबसे छोटा क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं? सेल वॉल लेस बैक्टीरिया होते हैं। ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती माइकोप्लाज्मा में, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स।
एक कोशी जीव मतलब उनमें एक सेल होती है। मल्टी सेलुलर में क्या होती है, कई सारी सेल्स पाई जाती हैं उनमें, ठीक है बेटा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये क्या बतलाते हैं हमको, एंड व्हाट दे पॉइंट आउट, वो कहते हैं जीवन के लिए, सफलतम जीवन के लिए कम से कम इतना तो कहा होता कि एक सेल से जीवन शुरू होता है, ठीक है। एक गाना है हमारे जमाने का, 90s के जमाने का गाना है एक, है ना, मुझे याद आ गया गाना, 90s के जमाने में एक गाना हुआ करता था कि कम से कम इतना तो कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार। अपन ने गाने में से जो है वो बाकी वर्ड हटा दिया, क्योंकि अपन ने डिसाइड किया है कि अगले 100 दिन इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, कि कम से कम इतना कहा होता कि एक सेल जरूरी होती है जीवन के लिए, लाइफ के लिए, मिनिमम 1 सेल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसीलिए हमको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस देखने मिलता है, और जीवन के सभी कार्यों को वो संपन्न कर पाते हैं, कि ऑल दी एक्टिविटी जो होती है उनको कर पाते हैं। इसका एग्जांपल अमीबिया हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है आपसे, वही बात कर रहा है, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, के कोई भी जो एक सेल से छोटा होगा उसमें लिविंग नहीं होगा। इसीलिए हम वायरसेस को हम आज भी क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कहते हैं। वायरस जो है वो न्यूक्लियोप्रोटीन से बने होते हैं, उनको हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, हम नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। हम उनको जीवित नहीं बोलते हैं वायरस को हम, इसीलिए उनको हमने 5 किंगडम के अंदर नहीं रखा हुआ है, ठीक है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग के, और यही सेल थ्योरी है कि शिल्डन और स्वान ने दिया था इसको, ठीक है ना बेटा। तो क्या देखा हमने, अभी हमने बात किया, हमने इस जगह पर हमने जहां पर ये क्या बात किया, हमने बात किया यहां पर कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट सेल, क्या चीज मालूम चली कि जीवन के लिए कम से कम एक सेल की आवश्यकता होती है, वन सेल इज रिक्वायर्ड, के वायरसेज में प्रोटोप्लाज्म या सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसलिए उनको हम लिविंग में कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। फिर ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट टाइम ल्यूवेनहॉक की बात करें हम के, तो ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट टाइम क्या किया, ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट टाइम जो है उन्होंने लिविंग सेल को देखा उन्होंने, ठीक है ना। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना के ये मैच दी कॉलम में आता है, तो आपको सीधा फैक्ट आपको याद होना चाहिए। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, याद है ना, हमने पढ़ा था बेटा, इन्होंने जो है बैक्टीरिया की डिस्कवरी की इन्होंने, ठीक है, स्पर्म को खोजा इन्होंने, के पहली बार देखा इन्होंने, है ना। इस बैक्टीरिया को इन्होंने वाइल्ड एनिमल क्यूल्स कहा था, माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा है, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। अब एक नाम यहां पे और याद कर लो, रॉबर्ट हुक का नाम याद कर लो बेटा। रॉबर्ट हुक ने जो है वो सेल की डिस्कवरी की, पर वो लिविंग सेल नहीं थी, वो एक्चुअली में एक सेल वॉल थी। कॉर्क में उन्होंने पहली बार सेल के समान स्ट्रक्चर देखे। सेल का मतलब होता है लिटिल रूम और लिटिल कंपार्टमेंट, तो उन्होंने सेल वर्ड यूज किया, सेला वर्ड यूज किया इन्होंने, ठीक है ना। तो रॉबर्ट हुक जो है वो सेल की डिस्कवरी की थी उन्होंने, कॉर्क सेल में उन्होंने सेल वॉल को देखा था। लिविंग सेल की डिस्कवरी की एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, के, और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, ठीक है, याद रखना। तो रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक में कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, ठीक है। फिर सेल थ्योरी को शिल्डन और स्वान ने दिया, मैथियस जैकब शिल्डन एंड थियोडर डी स्वान ने दिया। 1839 ईयर याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मैथियस शिल्डन जर्मन बॉटनिस्ट थे, स्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। याद रखना मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सड़ा सा क्वेश्चन है, पर एग्जाम में आ जाता है बेटा, ठीक है। और नहीं पढ़ा हो तो फिर ये सड़ा वाला ही बड़ा भारी लगता है हमको, ठीक है ना, सड़ा वाला ही हमको बहुत भारी लगेगा फिर तो, ठीक है। फिर शिल्डन ने क्या बताया, शिल्डन ने बताया, अब देखो ये फाइंडिंग बिल्कुल एनसीईआरटी स्पेसिफिक है, दीज आर दी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। मेरी बात ध्यान से सुनना इस बार कि 2022 के नीट में, मैं कह रहा हूं, मेरा अनुभव कहता है 2022 के नीट में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाएगी। 1 2 3 स्टेटमेंट देंगे, क्या सही है, 1 और 3 सही है, 1 2 3 सही है, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाएगी और कुछ क्वेश्चन असर्शन रीजन के और बढ़ जाएंगे इस बार, ठीक है। तो प्लीज रहेगा सब एनसीईआरटी, 90% 95% एनसीईआरटी, लेकिन मैं क्लियर कर दूं क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग जो है वो टफ साइड होगा इस बार, इसलिए अपने आप को तैयार रखना उसके लिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं इस बात की, ठीक है। और हम भी अपने टेस्ट में इस चीज का ध्यान रखेंगे। फिर शिल्डन ने क्या बताया, ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन का पॉइंट है बेटा, ये उन्होंने कहा कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट, के। तो अब एग्जामिनर पूछेगा किसने बताया ये कि सभी पौधे जो है वो अलग अलग तरह की सेल्स से बने होते हैं और ये मिलकर टिश्यू को बनाते हैं प्लांट के, तो ये शिल्डन ने बताया। स्वान ने क्या बताया, स्वान ने बताया कि सबसे बाहर इन्हें जो है सेल्स में सबसे बाहर एक आउटर थिन लेयर होती है और उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं।
तो स्वान ने क्या बताया, इन्होंने रिपोर्ट बताया कि आउटर साइड एक थिन लेयर होती है और लिविंग लेयर होती है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद स्वान ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई, इन्होंने कहा कि जो जो प्लांट सेल होते हैं उनमें इस थिन लेयर के बाहर एक वॉल होती है, ठीक है। यानी इन्होंने बताया, स्वान ने, देखो सेल वॉल के बारे में बताया था, शिल्डन ने नहीं बताया, स्वान ने। तो कई बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं, हमें लगता है शिल्डन बॉटनिस्ट है तो प्लांट के बारे में बात की होगी इन्होंने, स्वान जूलॉजिस्ट है। पर स्वान ने यह बताया कि एनिमल सेल में आउटर एक थिन लेयर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और प्लांट सेल में जो है इसके बाहर एक हमको सेल वॉल भी देखने मिलती है। तो सेल वॉल का पाया जाना एक कांस्टेंट फीचर होता है प्लांट सेल का, स्वान ने बताया, ठीक है। सेल थ्योरी क्या एक्सप्लेन नहीं करती है, ये 2022 का इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ठीक है। एक एक पॉइंट बिल्कुल की नोट साथ रखिए और याद करते चलिए, ये पॉइंट वाइज दे रखा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो बेटा। मैं कह रहा हूं जो की नोट्स आपको दिए जाएंगे मोर देन 90% क्वेश्चन उसी से आएंगे, मोर देन 90% क्वेश्चन आपके कीनोट्स में से आएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, आप कीनोट्स डीपीएस सब लगा लेंगे आप, 95% से अधिक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन केवल 5% नहीं है, क्वेश्चन समझने के लिए। यदि क्वेश्चन नहीं है आ गया कीनोट से क्वेश्चन, तो करेंगे कैसे, तो एमसीक्यू के लेक्चर से मालूम चलेगा वो चीज, ठीक है ना। प्रैक्टिस करना है, 100 दिन जमकर मेहनत करना है। चलिए फिर विरको, अब सेल थ्योरी ने क्या एक्सप्लेन नहीं किया, इन्होंने ये नहीं बताया कि नई सेल्स कैसे बनती हैं, ठीक है। सेल थ्योरी ने ये बताया कि सेल जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होती है, पर नई सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है ये सेल थ्योरी से मालूम नहीं चला, ठीक है। रुडोल्फ विरको 1855, ईयर इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर याद रखना है इसका, ठीक है ना, किस वर्ष में होता। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया ओमनिस सेलुला ई सेलुली, और ये मल्टीपल टाइम, ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर करके, तो कई बार पूछा गया है। तो ओमनिस सेलुला ई सेलुली का मतलब है कि सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवाइड होने पर ही बनती है। कोई भी सेल पहले से प्रेजेंट सेल के डिवाइड होने पर ही बनती है। इसको सेल थ्योरी का हम एक्सटेंशन भी मानते हैं, ठीक है, क्लियर। एक टिपिकल प्लांट सेल इसकी स्टडी करते हैं, वो ऑनियन सेल होती है, ऑनियन की रूट टिप सेल होती है, एक्चुअली ऑनियन रूट टिप सेल होती है ना। एनसीईआरटी में केवल ऑनियन सेल लिखा हुआ है, हमने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, हमने कहा ऑनियन रूट टिप सेल होती है, ठीक है। एक टिपिकल ह्यूमन सेल की इसकी स्टडी करते हैं हम, वो गाल के अंदर से निकाली गई, खुरच कर निकाली गई सेल होती है, ह्यूमन चीक सेल होती है, ठीक है, ह्यूमन चीक सेल होती है, गाल के अंदर की सेल होती है, उसका स्टडी करते हैं हम, ठीक है। न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो अब न्यूक्लियस क्या होता है बेटा, ये सेल के अंदर प्रेजेंट मेम्ब्रेन से घिरा हुआ एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके पास डीएनए मॉलिक्यूल होता है, मतलब जिसके पास में मेन क्रोमोसोम होता है। मतलब पूरी की पूरी सेल का जो कंट्रोलिंग सेंटर है वो न्यूक्लियस है, पूरी की पूरी सेल का जो कंट्रोलिंग सेंटर है, जो कोऑर्डिनेशन का सेंटर है वो न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास होती है इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन कैसी होती है बेटा, ये होती है डीएनए के रूप में होती है, जीन के रूप में होती है। जीन डीएनए से बने होते हैं बेटा, जीन और डीएनए से बने होते हैं, और डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन के साथ और प्रोटीन के साथ में अपने आप को लपेटता है तो क्रोमोसोम बनता है। क्रोमोसोम को बनाने वाले यूनिट को क्रोमेटिन बोलते हैं। क्रोमेटिन जो होता है वो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। क्रोमोसोमल यूनिट को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ये सब आगे पढ़ेंगे हम। अभी मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि याद रखिए कि न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस जो होता है ये सेल के अंदर वो हिस्सा होता है जहां पे क्रोमोसोम्स हमको देखने मिलते हैं, ठीक है, और ये मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें हम यूकैरियोटिक। तो देखो बेटा, जब न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं कैरियोलॉजी बोलते हैं, इसको हम स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। यू का मतलब होता है न्यू, प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव। तो जिस ऐसी सेल जिनमें नए प्रकार का न्यूक्लियस देखने मिलेगा उन्हें यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और इनमें क्या होता है, इनमें मेम्ब्रेन से घिरा हुआ न्यूक्लियस हमको देखने मिलता है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनमें जो है वो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ न्यूक्लियस देखने नहीं मिलता है। मतलब प्रीमिटिव टाइप के न्यूक्लियस में और नए टाइप के न्यूक्लियस में फर्क इस बात का है कि प्रीमिटिव टाइप के न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है और डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। हिस्टोन प्रोटीन बड़े स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं जो क्रोमोसोम के अरेंजमेंट में हेल्प करते हैं, क्रोमोसोम को बनाने में मदद करते हैं। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन है वो डीएनए के साथ आपको प्रोकैरियोटिक सेल में देखने नहीं मिलेंगे, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने आपको नहीं मिलेगी, ठीक है।
जबकि ये देखने कहां मिलेगा, यूकैरियोटिक में देखने मिलेगा आपको। क्लियर? तो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी और डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन भी होगा। प्रोकैरियोटिक में केवल डीएनए होगा, उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा, और डीएनए वो नेकेड होगा, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, उसके आसपास कोई मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। साइटोप्लाज्म क्या होता है? देखो बेटा, साइटोप्लाज्म वो वर्कशॉप होती है, वो जगह होती है जहां पर लाइफ की सभी एक्टिविटी चल रही होती है। ये वो हिस्सा होता है जहां पर सभी एंजाइम पाए जाते हैं। समझ लीजिए कि न्यूक्लियस के अलावा जो बचा हुआ है ना, एक सेल के अंदर जो लिविंग कंटेंट है, एक सेल के अंदर जो लिविंग कंटेंट है उसको बोलते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। एक सेल के अंदर जो लिविंग कंटेंट पाया जाता है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म में से माइनस कर दो न्यूक्लियस को, प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस, आपने न्यूक्लियस को हटा दिया तो बचेगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में सभी सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस को हटाकर बाकी सभी सेल ऑर्गेनेल उसके अंदर हमको देखने मिलते हैं, और ये वो जगह होती है जहां पर सभी लाइफ की एक्टिविटीज चल रही होती है, सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही होती है। ठीक है, तो इट इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। ये मुख्य जगह है जहां पर कोशिका अपनी जीवित अवस्था को बनाए रखने के लिए, एक सेल अपनी लिविंग स्टेट को बनाए रखने के लिए केमिकल रिएक्शंस को करती है। कई सारी एंजाइमेटिक रिएक्शन चल रही होती है, ग्लाइकोलिसिस चल रहा होता है, कई रिएक्शन चल रही होती हैं जो लिविंग स्टेट को बनाए रखने के लिए जरूरी होती हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल देखने मिलते हैं आपको। अब देखो बेटा, यहां पर एक बात याद रखना, प्रोकैरियोटिक सेल में एकमात्र मेम्ब्रेन होती है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। दिमाग में डाल लो, प्रोकैरियोटिक सेल में एकमात्र मेम्ब्रेन होती है, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल में एकमात्र मेम्ब्रेन होती है, वो होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, बस। यूकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन के अलावा जो अंदर कई सारे सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, उनके पास अपनी अपनी मेम्ब्रेन भी होती है। पूरे की पूरी यूकैरियोटिक सेल में 3 जगह पर डबल मेम्ब्रेन होती है। ये मेरे साथ याद कर लो, की नोट्स में नहीं है, ये मेरे साथ याद कर लो। पूरी सेल में, यूकैरियोटिक सेल में 3 जगह पर डबल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन। पूरी सेल में 2 जगह पर मेम्ब्रेन नहीं होती है। पूरी यूकैरियोटिक सेल में 2 जगह पर मेम्ब्रेन नहीं होती है। राइबोसोम और सेंट्रोसोम मेम्ब्रेनलेस होते हैं, याद कर लो, राइबोसोम और सेंट्रोसोम मेम्ब्रेनलेस होते हैं। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन होती है, और तीनों की डबल मेम्ब्रेन में फर्क होता है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में पोर होते हैं, पोरस डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस। इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड, माइटोकॉन्ड्रिया, उन फोल्ड को क्रिस्टी बोलते हैं, एग्जाम में आता है। क्लोरोप्लास्ट की दोनों मेम्ब्रेन स्मूथ होती हैं। ठीक है, इसका मतलब यह कि बाकी सभी में क्या, यदि सेंट्रोसोम राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन है, बाकी सभी में सिंगल मेम्ब्रेन होती है। बाकी सभी में सिंगल मेम्ब्रेन होती है। तो यूकैरियोटिक में जो है आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल देखने मिलेंगे। कुछ में डबल मेम्ब्रेन है, कुछ में मेम्ब्रेन नहीं है, अधिकांश में सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। गोल्जी बॉडी सिंगल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन, पेरोक्सोसोम सिंगल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोसोम सिंगल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन। बोलते चले जाओ। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब ये, कोई पूछता है इंटरनल कंपार्टमेंटलाइजेशन, अरे क्या आ गया भैया? अरे इंटरनल कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब है अंदर की तरफ खंड कहां देखने मिलेंगे। खंड बनाने के लिए मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ेगी, कंपार्टमेंट बनाने के लिए कमरों के बीच दीवार बनानी पड़ेगी ना। दीवार क्या है? मेम्ब्रेन है। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि इंटरनल कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रोकैरियोटिक सेल में देखने नहीं मिलता है, यूकैरियोटिक में हमको देखने मिलता है। ठीक है ना, क्लियर? चलिए, क्या लिखा है? यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल देखने मिलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते हैं, सिंगल इनवेलप सिस्टम होता है, इंटरनल कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने हमको नहीं मिलता है। ठीक है, क्लियर? तो ये देखिए, हमने 24 पॉइंट देखे शीट से अपनी के। बिल्कुल बेटा, आपने कीनोट साथ रखी है, उसकी शीट से हम पॉइंट देखते हुए चल रहे आगे। चलिए, राइबोसोम्स याद रखिए, यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल सब जगह ना प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी है, और प्रोटोप्लाज्म का जो मेजर कंपोजिशन है वो वाटर एंड प्रोटीन है। प्रोटोप्लाज्म इज ए
क्रिस्टलोकोलाइडल सॉल्यूशन, सॉल्ट्स भी हैं, प्रोटीन है अधिक मात्रा में। तो मेनली प्रोटोप्लाज्म में क्या है, वाटर और प्रोटीन है, और प्रोटीन बनाने के लिए क्या है, वो राइबोसोम काम करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का, इसलिए जरूरी है। प्रोटीन क्यों, क्योंकि एंजाइम, मोस्ट ऑफ द एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, ये सब तरह की सेल में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल में होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में भी होते हैं, ठीक है। फर्क इतना सा है कि यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम होते हैं 80S टाइप, प्रोकैरियोटिक के होते हैं 70S टाइप। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूकैरियोटिक में 70S नहीं मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी 70S राइबोसोम मिलेगा। कहां मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा। तो गलती मत करना, यूकैरियोटिक सेल में 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम प्रेजेंट है। 70S माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, और साइटोसोल के अंदर 80S है। प्रोकैरियोटिक सेल में केवल एक तरह का राइबोसोम प्रेजेंट है, 70S, ठीक है। याद रखना, एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कहां पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में 80S टाइप होते हैं ये, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में ये 70S टाइप होते हैं। अब S क्या होता है आगे बात करेंगे हम। राइबोसोम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं। जब राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन से जुड़े होंगे तो उसको खुरदुरा कर देंगे, रफ कर देंगे, इसलिए उनको हम रफ ER बोलते हैं। तो ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम जुड़े होते हैं उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं उसको हम, ठीक है। एनिमल सेल यूनिक कैरेक्टरिस्टिक सेल ऑर्गेनेल जो होता है। अब एनिमल सेल में ऐसा सेल ऑर्गेनेल जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में देखने मिलेगा, सेंट्रोसोम है। ऐसा सेल ऑर्गेनेल जो सिर्फ प्लांट सेल में देखने मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में कभी नहीं होता है, ठीक है। सेंट्रोसोम कभी प्लांट सेल में नहीं होता है बेटा, ठीक है, इनमें भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जो है अपने अपने फंक्शन के आधार पर अलग अलग शेप और साइज की वो हो सकती है, ठीक है। यानी हमारी नर्वस सेल को देखेंगे हम तो वो अलग तरह की मिलेगी आपको, हमारी किडनी की सेल अलग तरह की होगी, लिवर की सेल अलग तरह की होगी। तो अलग अलग अपने फंक्शन के आधार पर, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के आधार पर सेल के साइज और शेप में वेरिएशन देखने मिल सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी लिविंग सेल है माइकोप्लाज्मा, 0.3 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया का सामान्य साइज 3 to 5 माइक्रोमीटर है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, सबसे बड़ी एक सिंगल सेल, आइसोलेटेड सिंगल सेल है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ह्यूमन रेड सेल का साइज होता है 7 माइक्रोमीटर। नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल होती है एनिमल्स में। सेल का शेप वेरी करता है उसके फंक्शंस के आधार पर। नर्व सेल का फंक्शन कंडक्शन का है तो वो इलोंगेटेड लंबी सेल दिखाई पड़ती है, ठीक है। यानी हर सेल अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग, जो उसके फंक्शन को सूट करता है उसके अकॉर्डिंग अपना शेप वो बना लेती है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको हम क्या बोलते हैं, इनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं साइनोबैक्टीरिया, वर्ड भी यूज करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी को बेटा हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। माइक्रोप्लाज्मा एंड PPLO फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, एक्चुअली भी दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा एंड प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइक्रोप्लाज्मा को बेटा हम MLO भी कहते हैं, मॉलिक्यूट लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। हम माइक्रोप्लाज्मा को MLO, मॉलिक्यूट लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल जनरली यूकैरियोटिक सेल से साइज में छोटी होती हैं और फास्ट मल्टीप्लाई करती हैं, ठीक है। और इनके शेप और साइज में काफी वेरिएशन हमको देखने मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो स्मॉलर साइज की होती है, रैपिड मल्टीप्लाई होती है। जब एक प्रोकैरियोटिक सेल हमको स्फेरिकल दिखाई पड़ती है, कोक्काई बोलते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं उसको, कोक्काई बोलते हैं। जब रॉड शेप दिखाई पड़ती है उसको हम बेसिलाई या बेसिलस बोलते हैं उसको हम, ठीक है, ठीक। जब हमको कॉमा शेप दिखाई पड़ती है उसके लिए हम विब्रियो वर्ड का यूज करते हैं, विब्रियो वर्ड यूज करते हैं। जब हमको स्पाइरल शेप दिखाई पड़ती है, ऐसे स्पाइरल शेप दिखाई पड़ती है तो हम उसके लिए स्पाइरलम वर्ड का यूज करते हैं। तो इसका मतलब मोटे तौर पर बैक्टीरिया को शेप के 4 बेसिक शेप में बांटा गया है। मोटे तौर पर ब्रॉडली बैक्टीरिया को 4 बेसिक शेप में रखा गया है। रॉड्स लाइक होंगे बेसिलस, स्फेरिकल होंगे कोकस, विब्रियो कॉमा शेप होते हैं, स्पाइरलम स्पाइरल शेप होते हैं, ठीक है ना, क्लियर। सभी बैक्टीरिया में आपको सेल वॉल देखने मिलती है और ये सेल वॉल बनी होती है किससे, ये सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से, लिख लेना, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई सेल वॉल होती है। ये सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, ठीक है। केवल माइकोप्लाज्मा ऐसे प्रोकैरियोटिक होते हैं, ऐसे प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, माइकोप्लाज्मा ऐसे प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं बेटा जिनमें सेल वॉल नहीं होती, दे आर सेल वॉल लेस, ठीक है। इसीलिए ये इतने छोटे होते हैं कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, सुनना बात ध्यान से, सब एग्जाम के क्वेश्चन है,
इसलिए माइकोप्लाज्मा इतने छोटे होते हैं कि जिस छलनी से बैक्टीरिया आर पार नहीं निकल सकता है उसे बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर कहते हैं। जिस छलनी से बैक्टीरिया आर पार नहीं निकल सकता है उसे बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर कहते हैं, उससे माइकोप्लाज्मा निकल जाते हैं। जो कंफ्यूज करते हैं, बहुत दिन तक साइंटिस्ट कंफ्यूज रहे कि ये वायरस है कि माइकोप्लाज्मा है, ठीक है, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से आर पार निकल जाते थे, ठीक है। तो बहुत छोटे साइज के होते हैं। फिर प्रोकैरियोटिक में जो जीनोम होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो नेकेड होता है, साइटोप्लाज्म में होता है क्योंकि न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इट इज जीनोमिक डीएनए, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इसको हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, इसको हम, ठीक है, इसको हम जीनोफोर भी कहते हैं, इसको हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, इसको हम जीनोफोर भी कहते हैं, या बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहते हैं। बैक्टीरिया में सिर्फ एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है जो मेन जीनोम होता है, मुख्य जीनोम होता है, ठीक है। बैक्टीरिया में एक मेन जीनोम होता है, मुख्य सर्कुलर डीएनए होता है जो बैक्टीरिया की लाइफ के लिए बड़ा जरूरी होता है। उसको आपने निकाल दिया, बैक्टीरिया मर जाएगा। उसको निकाल दोगे, बैक्टीरिया मर जाएगा। इंपॉर्टेंट है उसकी पूरी लाइफ एक्टिविटी के लिए। तो वो एक अकेला सर्कुलर डीएनए जो होता है उसे हम जीनोफोर कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहते हैं। लेकिन बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में कुछ हमको अतिरिक्त डीएनए के गोले भी देखने मिलते हैं, उनको प्लाज्मिड कहते हैं। पर प्लाज्मिड को निकाल देने पर बैक्टीरिया मरता नहीं है, सर्वाइव करता है। मतलब प्लाज्मिड जो है वो एसेंशियल नहीं है, दे आर एसेसरी डीएनए सर्किल। अतिरिक्त डीएनए के गोले होते हैं जिनमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का कैरेक्टर होता है, इनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का कैरेक्टर इनके पास में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करते हैं। तो प्लाज्मिड जो होते हैं ये अतिरिक्त डीएनए के छल्ले होते हैं, एसेसरी या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं, जिनको हम बैक्टीरिया से निकाल देंगे तो बैक्टीरिया मरेगा नहीं, रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं उसको हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मिड्स कन्फर यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक। मैंने आपसे कहा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो होता है बैक्टीरिया, कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एंटीबायोटिक से डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं क्योंकि उनके पास प्लाज्मिड होते हैं, और प्लाज्मिड में ऐसे जीन होते हैं जो एंटीबायोटिक को मेटाबोलाइज करवा देते हैं, जो एंटीबायोटिक का मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमको यूकैरियोटिक में देखने मिलती है। कैसी होती है? इट इज डबल मेम्ब्रेन, इट इज पोरस मेम्ब्रेन, इट इज कनेक्टेड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये सब चीजें आपको एकदम दिमाग में आना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ा तो मेरे दिमाग में आ गया यूकैरियोटिक में होती है, डबल होती है, पोरस होती है और ईआर से जुड़ी होती है। तो जैसे कोई एक पॉइंट पढ़ते हो ना तो चार जुड़ी चीजें दिमाग में उसकी आनी चाहिए आपको, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में यूनिक फीचर देखने मिलते हैं। कुछ ऐसे यूनिक फीचर हमें प्रोकैरियोटिक में देखने मिलते हैं जो यूकैरियोटिक में कभी नहीं मिलेंगे, जो आपको यूकैरियोटिक में कभी नहीं मिलेंगे। जैसे कि प्रोकैरियोटिक में जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ध्यान से बात सुना, प्रोकैरियोटिक में जो सेल मेम्ब्रेन होती है, मान लो बैक्टीरियल सेल है, सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ऐसे झुकाव बनाती है, अंदर की तरफ ऐसे उभार बनाती है। इनको बोलते हैं मीजोसोम बोलते हैं। तो मीजोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं? ये होते हैं सेल मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्म की तरफ इनवेजिनेशन होते हैं। मीजोसोम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्म की तरफ इनफोल्डिंग या इनवेजिनेशन होते हैं, जो आपको प्रोकैरियोटिक सेल में देखने मिलते हैं। मीजोसोम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये वेसिकल के फॉर्म में, ट्यूब्यूल के फॉर्म में, लेमिली के फॉर्म में होते हैं। ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, डीएनए के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं, सेल को दो हिस्सों में साइटोप्लाज्म में डिवाइड करने में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन याद रखना बेटा। ये मैं कह दूं आपसे कि दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2022, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉइंट नंबर 45 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जामिनेशन, क्योंकि एनसीईआरटी के अलावा जो नॉर्मल टेक्स्ट बुक है उनमें क्या लिखा हुआ है, उन्होंने केवल हेल्प्स इन रेस्पिरेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली सिक्रीशन भी इसमें ऐड होगा बेटा, सरफेस एरिया बढ़ाता है ये भी ऐड होगा इसमें, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सारे फंक्शन मीजोसोम के याद रखिएगा आप, ठीक है।
बैक्टीरियल सेल में आपको जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सेल इनवेलप देखने मिलता है, यानी सेल का जो कवर होता है वो बड़ा जटिल टाइप का होता है। सबसे बाहर इसमें जो है वो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर होती है, सबसे बाहर इसमें ग्लाइकोकैलिक्स लेयर होती है इसमें, ठीक है, सबसे बाहर इसमें हमको ग्लाइकोकैलिक्स लेयर देखने मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद हमको सेल वॉल देखने मिलेगी और अंदर सेल मेम्ब्रेन देखने मिलेगी इसमें हमको, ठीक है। ये जो लेयर होती है बेटा ये पॉलीसेक्राइड से बनी होती है। किससे? पॉलीसेक्राइड से बनी ये लेयर हो सकती है, ठीक है। तो सबसे बाहर है बैक्टीरियल सेल में सबसे बाहर आपको 3 लेयर, बैक्टीरियल सेल का इनवेलप कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, 3 लेयर देखने मिलती है आपको उसमें। आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, बीच वाली को सेल वॉल बोलते हैं, अंदर वाली को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लीज याद रखना सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही चीज है बेटा, ठीक है, क्लियर, याद रखेंगे। फिर ईच लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल एनवेलप अलग अलग काम करती है, बट दे एक्ट टुगेदर एक्ट सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट के। देखो बेटा, चाहे वो ग्लाइकोकैलिक्स हुआ, सेल वॉल हुआ, मेम्ब्रेन हुआ, ये तीनों भले ही अलग अलग, मैंने कहा अलग अलग फंक्शन करती हो, लेकिन इनका एक सिंगल काम ये होता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो सेल टू सेल एडिशन में सेल को पहचानने में काम करता है, एंटीजेनिक नेचर का होता है, यानी जो बैक्टीरिया की जो पहचान है वो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर तय करता है। सेल वॉल सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। मेम्ब्रेन जो होती है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, ठीक है। बैक्टीरिया को सेल वॉल की स्टेनिंग के आधार पर, के सेल इनवेलप के डिफरेंस के आधार पे, अब ये सेल इनवेलप का डिफरेंस का मतलब क्या है? सेल इनवेलप का डिफरेंस का मतलब होता है कि सेल वॉल का कंपोजिशन किस तरह का है। याद रखिए, बैक्टीरिया को सेल वॉल की स्टेनिंग के आधार पर, बैक्टीरिया को सेल वॉल की स्टेनिंग के आधार पर क्रिश्चियन ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने 2 ग्रुप में डिवाइड किया। एक जो ग्राम्स स्टेनिंग लेते हैं, ग्राम पॉजिटिव, और जो ग्राम्स स्टेनिंग को नहीं रख पाते, नहीं ले पाते हैं, वो ग्राम नेगेटिव। ग्राम्स स्टेन का मतलब है क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन का इस्तेमाल करना। क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन का यूज करते हैं और उससे बैक्टीरिया को हम जो है पर्पल कलर में स्टेन करते हैं। तो जो बैक्टीरिया स्टेनिंग को ले लेते हैं, अपने पास रखते हैं, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो स्टेनिंग को लूज करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन अधिक होता है, ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन कम होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में आपको लाइपोपॉलीसेकेराइड की मेम्ब्रेन देखने नहीं मिलेगी बाहर तरफ, यहां पर लाइपोपॉलीसेकेराइड की कवरिंग आपको देखने मिलेगी ग्राम नेगेटिव में के। तो याद रखिए, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में पर्याप्त अंतर होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन अधिक मात्रा में होता है, और जो क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन को स्टेन करते हैं, इसलिए स्टेनिंग आपको ग्राम पॉजिटिव में दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो स्टेन याद रखना है ना, भूलना नहीं इसको। ग्लाइकोकैलिक्स जो है, यदि वो लूज शीट के रूप में होता है तो उसे स्लाइम लेयर कहते हैं, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स जो कि पॉलीसेकेराइड का कवर है, ये लूज शीट के रूप में होता है, स्लाइम लेयर कहते हैं, और टफ लेयर के रूप में होता है उसे कैप्सूल लेयर कहते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है, ये देखो बेटा सिंपल सी बात है, चाहे बैक्टीरिया की सेल वॉल हो, चाहे प्लांट सेल वॉल हो, चाहे फंजाई की सेल वॉल हो, एक चीज बेटा याद रखना, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से, ठीक है। फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन से, प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से, ठीक है, ये याद रखना बेटा, है ना। डाई एटम की सेल वॉल, डाई एटम एक एल्गी, इसकी सेल वॉल में सिलिकॉन ऑक्साइड आपको देखने मिलता है, ठीक है। छोटी छोटी बातें याद रखना आप ये, ठीक है ना। तो सेल वॉल सेल का शेप तय करती है और एक प्रकार से जो है वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सेल को बस्ट होने से, कोलैप्स होने से वो रोकती है, एक मजबूत लेयर के रूप में काम करती है, ठीक है। सेल वॉल से अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जो कि सिलेक्टिवली परमेबल होती है, यानी इसके आर पार कोई भी नहीं निकल सकता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, उसके आर पार वाटर मॉलिक्यूल इजीली निकल सकता है, लेकिन सिलेक्टेड सॉल्यूट ही आर पार निकल पाते हैं, इसलिए इसको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और ये आपको या बता दूं मैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, इट इज लाइपोप्रोटीनस इन नेचर, ये लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। और सभी जीवित जीव, चाहे प्रोकैरियोटिक हो, चाहे यूकैरियोटिक हो, चाहे प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, चाहे फंजाई की सेल हो, चाहे कुछ भी हो, जो लिविंग है इसके पास मेम्ब्रेन है, मतलब वो लिविंग है। मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, और वो जिसमें मेम्ब्रेन है वो लिविंग है। और मेम्ब्रेन की केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट समान होती है, थोड़ा बहुत परसेंटेज वेरी करता है इसमें, पर वो लिपिड और प्रोटीन से ही बनी होती है, ठीक है। देखो, साइनोबैक्टीरिया मतलब हम बात कर रहे हैं ब्लू ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं,
बैक्टीरिया है मतलब प्रोकैरियोटिक है। इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं होगा इसमें। इसमें साइटोप्लाज्म के अंदर सेल मेम्ब्रेन कुछ उभार बनाती है और इन उभारों के ऊपर फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट पाए जाते हैं, इन्हें क्रोमेटोफोर कहते हैं। क्रोमेटोफोर किस में हेल्प करते हैं? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, यानी क्रोमेटोफोर क्या होते हैं? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने वाले प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर होते हैं जो साइनोबैक्टीरिया में देखने मिलते हैं, सेल मेम्ब्रेन के उभार होते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं मोटाइल या नॉन मोटाइल हो सकते हैं, गमनशील या अगमनशील हो सकते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला नहीं होता है वो एट्राइकस, एट्राइकस मतलब नो फ्लैजिला। ठीक है, एक फ्लैजिला है मोनोट्राइकस, एक फ्लैजिला प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, एक सिरे पर फ्लैजिला का गुच्छा प्रेजेंट है सेफेलोट्राइकस, एक सिरे पर फ्लैजिला का गुच्छा प्रेजेंट है, गुस्सा नहीं गुच्छा प्रेजेंट है सेफेलोट्राइकस के। दोनों सिरे पर फ्लैजिला प्रेजेंट है एम्फीट्राइकस। ठीक है, पूरी बॉडी पर फ्लैजिला प्रेजेंट है पेरिट्राइकस। एस्चेरिचिया कोलाई होता है पेरिट्राइकस, याद रखना। ई कोलाई होता है पेरिट्राइकस, याद रखना। पेरिट्राइकस पूरी बॉडी पर फ्लैजिला आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, फ्लैजिला जो होते हैं, बैक्टीरियल फ्लैजिला जो होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बने होते हैं। सेल वॉल से बाहर की तरफ उभरे हुए उभार दिखाई पड़ते हैं, ये सेल वॉल से बाहर निकले हुए उभार के समान दिखाई पड़ते हैं और प्रोटीन से बने होते हैं, फ्लैजिलिन प्रोटीन बोलते हैं उसको हम। ठीक है, फ्लैजिला के 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। बेसल बॉडी निचला हिस्सा होता है और ये सिंपल स्ट्रक्चर होता है। ये समझ लीजिए कि ये 9+0 अरेंजमेंट जो सेंट्रियोल में दिखाई का होता है वैसा अरेंजमेंट यहां पर देखने नहीं मिलेगा, वो यूकैरियोटिक फ्लैजिला में देखने मिलता है। तो यूकैरियोटिक फ्लैजिला और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में काफी अंतर होता है। यूकैरियोटिक फ्लैजिला में 9+2 अरेंजमेंट देखने मिलता है जबकि प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में देखने हमको नहीं मिलता है। ठीक है, क्लियर? पिली और फिम्बरी जो है बैक्टीरिया की सरफेस, देखो अब ये बैक्टीरिया मान लो, इसकी सरफेस पर ये पिली और फिम्बरी है और ये इसका फ्लैजिला है, इसका बैक्टीरिया का फ्लैजिला है। ठीक है ना, फ्लैजिला बड़ा होता है, पिली फिम्बरी बहुत छोटे छोटे उभार होते हैं जो सेल वॉल पर हमको देखने मिलते हैं। ठीक है, तो पिली क्या होते हैं? इलॉन्गेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, जो स्पेशल टाइप के प्रोटीन से बने होते हैं। इसे बोलते हैं हम प्लीन प्रोटीन बोलते हैं, इसे प्लीन प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, ये जिसे आपने देखा होगा ना कि आपकी चप्पल जूतों में क्या होता है, हमारे स्लीपर्स में क्या होता है बेटा, कि हमारे स्लीपर्स में जो है वो उभार निकले होते हैं ताकि जमीन पर हम गिर ना जाए, फिसल ना जाए, फ्रैक्शन बना रहे। तो वैसे बैक्टीरिया की सरफेस समझ लो आपकी वो सबस्ट्रेट कहीं जुड़ने के लिए, चिपकने के लिए उसमें कुछ उभार निकले होते हैं, उन्हें हम पिली या फिम्बरी कहते हैं उनको। ठीक है ना, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं फिम्बरी। कुछ पिली ऐसे होते हैं जिन्हें हम सेक्स पिली कहते हैं, ये बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। ये दो बैक्टीरिया के बीच में एक ट्यूब बनाने में हेल्प करते हैं, उस ट्यूब को हम कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं। तो कुछ पिली या फिम्बरी ऐसे होते हैं जिनमें हमको कॉन्जुगेशन ट्यूब जो है वो देखने मिलती है। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम जो होते हैं वो मेम्ब्रेन, वेरी अब ये एनसीईआरटी स्पेसिफिक पैराग्राफ है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन यहां से बेटा, प्लीज रिमेंबर दैट। ये पैराग्राफ आपको कई बुक्स में अलग अलग प्रकार से दिखाई पड़ेगा, पर यहां पर हम 100% एनसीईआरटी कवर करते हुए चल रहे हैं, इसलिए पैराग्राफ दिमाग में रखना है आपको। ठीक है, राइबोसोम जो होते हैं प्रोकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं, कुछ साइटोप्लाज्म में बिखरे भी होते हैं, इस अधूरी बात लिखी है एनसीईआरटी ने, पर सेल मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं, याद रखना आपके। 15 से लेकर 20 नैनोमीटर के डायमीटर के होते हैं, 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, 50s और 30s, याद रखना। ओवरऑल राइबोसोम होते हैं 70s टाइप, इनको जब आप 2 हिस्सों में बांटोगे तो 50s और 30s टाइप में बटेंगे ये। तो आप जोड़ना मत, इसको मैथमेटिक्स मत लगाना, यहां पर जो मैथमेटिक्स लगानी है वो फिजिक्स में लगाना। याद रखो ये पैरामीटर्स हैं। एक मशीन में हम राइबोसोम को घुमाते हैं, उस मशीन को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं। वो इसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग इसको वो एक नंबर देती है। जब पूरा राइबोसोम होता है, जब वो घूमता है तो वो 70s, एस का मतलब है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग, एस का मतलब है स्वेडबर्ग यूनिट, जो कि सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट को शो करता है, अवसादन गुणांक को, कि ये कितना भारी है, कहां जाकर बैठेगा, उसको शो करता है। तो एस का मतलब है स्वेडबर्ग यूनिट,
सेडिमेंटेशन कॉएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है, तो 70s पर जाकर बैठेगा तो 70s टाइप का हो गया। दोनों राइबोसोम की यूनिट को अलग कर दिया तो लार्जर यूनिट 50s टाइप पर जाकर बैठती है, छोटी वाली 30s पे जाकर बैठती है। तो ये कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, ये एक पैरामीटर है बेटा, याद रखना, ठीक है, भूलना नहीं। तो 70s राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होते हैं, 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, दोनों सब यूनिट अनइक्वल होती है, असमान साइज की होती है, एक 50s एक 30s होती है, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन को बनाते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय एमआरएनए, यानी मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, डीएनए की इंफॉर्मेशन को जो है वो राइबोसोम को देता है और राइबोसोम उसको पढ़कर प्रोटीन को बनाता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, एक एमआरएनए है, इस एमआरएनए पर कई सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं, जुड़ गए, प्रोटीन मारे, तो इसे बोलते हैं पॉलीसोम। क्या बोलते हैं? पॉलीसोम। एक सिंगल एमआरएनए, एमआरएनए का मतलब है मैसेंजर आरएनए। किसका मैसेंजर? डीएनए का मैसेंजर। किस चीज के लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। तो एक एमआरएनए पर कई सारे राइबोसोम झूम जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो एक मोतियों की माला के समान स्ट्रक्चर बनेगा कि मोती पिरो दिया आपने माला में, वैसा दिखाई पड़ेगा, इट इज दी पॉलीसोम, ठीक है, ठीक। फिर आते हैं यूनिक फीचर होता है इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी मतलब कुछ ऐसे केमिकल हमको बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में देखने मिलेंगे जो आपको यूकैरियोटिक सेल में देखने आपको नहीं मिलेंगे, मैंने सिर्फ प्रोकैरियोटिक में देखने मिलेंगे, यूकैरियोटिक में देखने नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है ना। और इन इंक्लूजन बॉडी के आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए पाए जाते हैं, जैसे कि फॉस्फेट ग्रेन्यूल होते हैं, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल होते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल होते हैं। ये वो केमिकल हैं जो सीधे आपको बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में पड़े हुए दिखाई पड़ेंगे, ठीक है, ठीक है। ये बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में सीधे पड़े हुए केमिकल होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब गैस वैक्यूल्स की बात करते हैं बेटा। ये क्या है? कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एक्वाटिक होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, तो पानी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को बायोन्सी प्रोवाइड करने के लिए, तैरने की क्षमता प्रोवाइड करने के लिए उनमें छोटे छोटे गैस वैक्यूल पाए जाते हैं उनमें, ठीक है। तो ब्लू एल्गी में पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में हमको ये देखने मिलते हैं, ठीक है। याद रखिए कि यदि हम बात करते हैं बेटा यूकैरियोट, हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के आधार पर हमने 2 बड़े ग्रुप बांट दिए हैं, एक है यूकैरियोटिक, एक है प्रोकैरियोटिक। प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रोकैरियोटा, नए प्रकार का न्यूक्लियस यूकैरियोटा के 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, 5 किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। उसमें से किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोटिक का होता है, किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोटिक का होता है, किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोटिक का होता है। उसमें आते हैं आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया, ठीक है। मतलब सारे प्लांट यूकैरियोटिक है, सारे एनिमल यूकैरियोटिक है, सारे के सारे फंजाई यूकैरियोटिक है, सारे प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है, ठीक है। तो क्या लिखा है यहां पे? यूकैरियोटिक में सभी प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल, फंजाई, मतलब 5 में से 4 किंगडम जो है वो यूकैरियोटिक के होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में आपको एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, मैंने बताया था आपको कि साइटोप्लाज्म के अंदर आपको एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने मिलेगा। मतलब साइटोप्लाज्म में कई सारे कमरे बने होंगे, हर एक कमरा एक सेल ऑर्गेनेल को रिप्रेजेंट करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया एक अपना कमरा है जिसमें 2 डबल मेम्ब्रेन है, यहां पे पावर हाउस ऑफ सेल का काम चल रहा है। क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन है, फूड बन रहा है। न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन है, डीएनए क्रोमोसोम अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। गोल्गी बॉडी सिंगल मेम्ब्रेन है, प्रोटीन का कॉम्प्लेक्सिन है, प्रोटीन को जो है वो उस प्रोटीन में परिवर्तन किया रहा है, प्रोटीन को एंजाइम में कन्वर्ट किया जा रहा है, ऐसे बहुत काम चल रहे होते हैं, ठीक है। तो यहां पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल देखने मिलते हैं आपको, ठीक है। कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है? अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे मैं, अब इसका आंसर चाहिए कमेंट में मुझे। आई वॉन्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन कमेंट। कौन सा सेल ऑर्गेनेल ऐसा है, कौन सा सेल ऑर्गेनेल ऐसा है एनिमल सेल के अंदर जो कंपार्टमेंट को नहीं बनाता है? विच डिडंट फॉर्म एनी कंपार्टमेंट, जो कोई कंपार्टमेंट नहीं बनाता है, ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल आपको दिखाई पड़ता है? बताइए, ठीक है ना। यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने मिलती है, कॉम्प्लेक्स लोकोमेट्री साइटोस्क्लेरोसिस होते हैं। देखो बेटा याद रखना, ये कॉम्प्लेक्स लोकोमेट्री का मतलब है यूकैरियोटिक सीलिया और फ्लैजिला, यूकैरियोटिक सीलिया फ्लैजिला देखने मिलते हैं आपको।
साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर का मतलब है आपको माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट देखने मिलेंगे। आपको याद रखना, साइटोस्केलेटल मतलब सेल का कोशिकी कंकाल आपको प्रोकैरियोटिक में देखने नहीं मिलता है, यूकैरियोटिक में आपको ये देखने मिलता है। तो दीज आर दी साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर जो माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल अपने आपको क्रोमोसोम के फॉर्म में अरेंज करता है। क्रोमोसोम के फॉर्म में अरेंज करना मतलब डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, मतलब क्रोमेटिन का बनना, क्रोमेटिन के कंडेंस होने पर क्रोमोसोम का बनना। ठीक है, क्लियर? ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, सभी यूकैरियोटिक सेल एक समान नहीं होती हैं। प्लांट ऐसे यूकैरियोटिक सेल है जिनमें सेल वॉल देखने मिलती है, प्लास्टिड देखने मिलता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल देखने मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी किंगडम प्लांटी की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी बेटा? प्लांटी के अंदर आपको सेल में क्या देखने मिल रहा है? सेल में, प्लांट की सेल में सेल वॉल होती है, इसमें प्लास्टिड होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है। प्लास्टिड क्या होते हैं बेटा? उसमें क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट तीनों तरह के होते हैं। ठीक है, फिर एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल देखने मिलता है। एनिमल सेल में होता है सेंट्रियोल। एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है जो प्लांट सेल में देखने नहीं मिलेगा। मतलब एनिमल सेल में आपको सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम देखने मिलेंगे, प्लांट सेल में देखने नहीं मिलेंगे। प्लांट सेल में सेल वॉल, प्लास्टिड और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल देखने मिलेगा जो एनिमल सेल में नहीं होता है। ठीक है, क्लियर? सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहर वाली लेयर है, लिविंग लेयर है। आउटर मोस्ट लिविंग लेयर ऑफ ए सेल, एक सेल की सबसे बाहर वाली सीमित जो है सबसे बाहर वाली जीवित सीमा रेखा, एक सेल की, चाहे प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, फंजाई सेल हो, जिसकी सबसे बाहर की जो लिविंग बाउंड्री होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसकी डिटेल स्टडी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज 1950 में जब नॉल एंड रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को खोज निकाला। ठीक है, इसके बगैर हम मेम्ब्रेन का फाइन स्ट्रक्चर समझ नहीं पाते हम। ठीक है, मेम्ब्रेन के केमिकल स्टडी को हमने जरूर किया था, ह्यूमन आरबीसी का इस्तेमाल करके हमने केमिकल स्टडी किया। मालूम चला कि मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन नेचर की होती है। ठीक है, और मेम्ब्रेन के अंदर जो मेन लिपिड होता है वो क्या होता है बेटा? वो होता है फॉस्फोलिपिड के। याद रखिए, मेम्ब्रेन के अंदर हमको जो मेन लिपिड देखने मिलता है दैट इज द फॉस्फोलिपिड होता है बेटा। ठीक है, याद रखिए, इसके अलावा हमको ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन देखने मिलते हैं जो मेम्ब्रेन के आउटर फेस पर बाहर की तरफ होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन में हमको स्टेरॉल, कोलेस्ट्रॉल भी देखने मिलता है जो कि फॉस्फोलिपिड के बीच में होता है, क्लोज पैकिंग के लिए जरूरी होता है वो। ठीक है, लेकिन मेन लिपिड मेम्ब्रेन मेनली जो फ्रेमवर्क है मेम्ब्रेन का मेनली जो फ्रेमवर्क है वो फॉस्फोलिपिड से ही बना होता है। ये बाई लेयर में अरेंज करता है। फॉस्फोलिपिड क्या होता है बेटा? जो ट्राइग्लिसराइड, यानी एक ट्राइग्लिसराइड में क्या होता है? एक ग्लिसरॉल होता है और 3 फैटी एसिड चेन होती है। एक ट्राइग्लिसराइड में क्या होता है? एक ग्लिसरॉल है और 3 फैटी एसिड चेन होती है। इसमें से एक फैटी एसिड चेन को रिप्लेस करता है, एक फैटी एसिड चेन को रिप्लेस किया जाता है और उसकी जगह पे क्या लग जाता है? फॉस्फेट आके वहां जुड़ जाता है। ठीक है, ये फॉस्फेट आके जुड़ गया, ये बन गया फॉस्फोलिपिड। अब चूंकि फॉस्फेट आके जुड़ा तो वो आयन है तो वाटर लविंग होता है, तो ये हाइड्रोफिलिक हिस्सा हो जाता है। और फैटी एसिड जो है पानी में घुलना नहीं चाहते हैं तो हाइड्रोफोबिक हिस्सा हो जाता है। तो कोई भी जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होता है वो हमको इस तरह का दिखाई पड़ता है, हमें वो इस तरह का दिखाई पड़ता है, हेड और टेल। दो टेल क्या है उसकी? फैटी एसिड से बनी होती है। हेड ग्लिसरॉल से और फॉस्फेट से बना होता है। तो ये अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेगा, इस तरफ वाटर, इस तरफ वाटर, बीच में जो है वाटर नहीं होगा। यानी देखो, कोई भी सेल कहीं भी प्रेजेंट रहेगी तो उसमें क्या होगा? बाहर होगा जो टिश्यू फ्लड या बाहर जो मीडियम है उसका वाटर होगा, अंदर साइटोप्लाज्म का वाटर होगा। तो फॉस्फोलिपिड अपने आप को बाई लेयर में अरेंज कर लेता है। तो ऐसी मेम्ब्रेन अपने आप को अरेंज कर लेता है इस प्रकार से। मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड अपने आप को इस प्रकार से अरेंज कर लेता है। पोलर हेड आउटसाइड होते हैं और हाइड्रोफोबिक टेल अंदर होती है। हेड बना होता है ग्लिसरॉल से, फॉस्फेट से, और टेल बनी होती है फैटी एसिड से। ठीक है, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन में हमको कोलेस्ट्रॉल भी देखने मिलता है जो कि क्लोज पैकिंग ऑफ फॉस्फोलिपिड में हेल्प करता है। ठीक है, द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इन आरबीसी मेम्ब्रेन, आरबीसी की मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो होता है 52%, 40%। यार, तो बचा क्या? 8% इस कार्बोहाइड्रेट आउटर फेस पे होता है, बाहर तरफ होता है। किस फॉर्म में होता है? सेल मेम्ब्रेन में जो कार्बोहाइड्रेट देखने मिलेगा वो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में होता है, याद रखना। ठीक है, मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होते हैं दो तरह के होते हैं,
एक होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रांसिक प्रोटीन, दूसरे होते हैं एक्सट्रांसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन के, जिनको आसानी से निकाल सकते हो, पेरिफेरी पर प्रेजेंट है, पेरिफेरल प्रोटीन है, और जो अंदर धसे हुए मेम्ब्रेन में वो इंटीग्रल या इंट्रांसिक प्रोटीन होते हैं। मेम्ब्रेन का सबसे अधिक मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जो है, मेम्ब्रेन का जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है वो क्या है, वो है आपका सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल है, 1972 में दिया गया, इंपॉर्टेंट है। एंड मेम्ब्रेन का जो सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल, उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। मेम्ब्रेन का सबसे अधिक एक्सेप्टेड मॉडल जो है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। वो कहता है कि मेम्ब्रेन एक तरल समुद्र के समान है, उसमें बर्फ के समान, हिमखंड के समान प्रोटीन प्रेजेंट है। वो कहता है प्रोटीन आइसवर्क्स इन द सी ऑफ ओशियन, सी ऑफ लिपिड के, वो कहता है आपसे प्रोटीन आइसवर्क्स इन द सी ऑफ लिपिड के, लिपिड के महासागर में प्रोटीन के हिमखंड होते हैं, समुद्र दिखाई पड़ता है, बीच बीच में आपको जो है वो आइसवर्क्स दिखाई पड़ते हैं। वैसे वो कहता है कि मेम्ब्रेन इज अ कंटीन्यूअस लिपिड बाइलेयर, बीच में प्रोटीन धसे हुए हमको दिखाई पड़ते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। और मेम्ब्रेन की तरलता का मतलब ये कि मेम्ब्रेन डायनामिक होती है, मेम्ब्रेन में प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो भी लेटरली मूव कर रहे होते हैं। याद रखिए, मेम्ब्रेन में प्रोटीन मॉलिक्यूल लेटरल मूव कर रहे होते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल भी लेटरल मूव कर रहे होते हैं। मेम्ब्रेन स्टैटिक नहीं होती है, मेम्ब्रेन में लगातार एक मूवमेंट बना होता है, और ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कहता है। फ्लूइड होगी इसलिए दो मेम्ब्रेन आपस में जुड़ सकती है, दो मेम्ब्रेन आपस में जुड़ सकती है, मेम्ब्रेन सेल्फ हीलिंग कर सकती है, खुद को रिपेयर कर सकती है, क्योंकि वो फ्लूइड नेचर की होती है। मेम्ब्रेन एक थैली वेसिकल को बनाकर जो है पिंच ऑफ हो सकती है अंदर की तरफ, या बाहर कोई वेसिकल को से कुछ केमिकल बाहर निकाल सकती है। मेम्ब्रेन जल की बूंदों के समान है, जो जुड़ जाती है आपस में के, तो मेम्ब्रेन फ्लूइड नेचर की होती है। इसको बताया था फायरे और एडिडिन ने, एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, है नहीं एनसीईआरटी में, मैं बता रहा हूं आपको, हमने पढ़ा हुआ रेगुलर क्लास में। फायरे और एडिडिन ने जो है इसको प्रूफ किया था, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को। फायरे और एडिडिन ने मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को उन्होंने प्रूफ किया था, ठीक है। तो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी क्या बोलती है, बोलती है कि लिपिड का एक तरह की तरल क्वासी फ्लूइड है, अर्ध तरल प्रकृति होती है लिपिड की, इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल लेटरल मूवमेंट कर सकते हैं। मेम्ब्रेन की का फ्लूइड नेचर जरूरी होता है सेल की ग्रोथ के लिए, ठीक है, इंटरसेलुलर जंक्शन के बनने के लिए, सिक्रीशन के लिए, एंडोसाइटोसिस के लिए, सेल के डिवीजन के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेम्ब्रेन की तरल प्रकृति की मदद से ही सेल ग्रो कर पाती है, सेल में इंटरसेलुलर जंक्शन बन पाते हैं। यदि मेम्ब्रेन मजबूत होगी, कठोर होगी, फ्लूइड नेचर की नहीं होगी, तो कोई भी परिवर्तन ये हो नहीं पाएंगे उसमें, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है इसका, वो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परिवहन होती है, ठीक है, याद रखना बेटा, मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परिवहन होती है, और इससे वाटर और कुछ सिलेक्टेड सॉलिड आर पार निकल सकते हैं। अब मेम्ब्रेन के आर पार जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बेटा, यदि उसमें एनर्जी खर्च नहीं होती है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। हमेशा जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है, यानी हमेशा ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर होगा। मतलब जो डिफ्यूजन है, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें डिफ्यूजन शामिल है, उसके अंदर फैसिलिटेड डिफ्यूजन शामिल है उसके अंदर। ट्रांसपोर्ट को जब हम कब बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जब हमको एनर्जी खर्च करना पड़े, जब हमको एनर्जी खर्च करना पड़े तब बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ती है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, कि बोर हो गए, ठीक है। पिछले 1 घंटे से सर आप लगातार बोले चले जा रहे हो, ठीक है, तुमको समझ में तो आ रहा है ना बराबर बेटा, ठीक है। देखो बेटा, अब आप अपने की नोट्स का पेज नंबर जो है वो आप जो है वो पेज नंबर 4 खोलिए जरा, ठीक है। की नोट्स का पेज नंबर 4 खोलिए। अब इस पेज नंबर 4 में इमेजेस दे रखी हैं, साइटोलॉजी का पार्ट 1 का पेज नंबर 4 की नोट्स का खोलिए आप। फिगर 8.1 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल दिखाई पड़ रही है, फिगर ध्यान से देख लीजिएगा, टेस्ट में भी आएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। फिर फिगर 8.2 कुछ पैरामीटर देखें, जैसे कि इन्होंने देखा है कि एक टिपिकल यूकेरियोटिक सेल का साइज कितना होता है, 10 से 20 माइक्रोमीटर होता है। एक टिपिकल बैक्टीरिया का साइज इस इमेज में दे रखा है 1 से 2 माइक्रोमीटर दे रखा है। पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर दे रखा है। वायरसेस 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर दे रखा है, याद रखना बेटा के। फिर फिगर 8.3 एनिमल सेल प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है वो आपको डायग्राम में दिखाई पड़ रहा है, देख लीजिएगा एक बार जरा, ठीक है ना। फिर फिगर 8.4 फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का फिगर है, ठीक है। देखो बेटा, मैं चाहता हूं आप कीनोट्स को देखें गौर से, ठीक है, या एनसीईआरटी खोल लीजिए। यदि कीनोट्स का प्रिंट आउट नहीं निकाला है तो एनसीईआरटी खोल लीजिए। फिगर 8.1 से फिगर 8.4 को गौर से देखिए।
देखो बेटा ये पूरा क्रैश कोर्स इंटरेक्टिव होगा, आपको थोड़ा करना पड़ेगा साथ में मेरे, आपको मेरे साथ में करना पड़ेगा, वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, आपको भी पार्टिसिपेट करते जाना है, ठीक है ना, आप भी पार्टिसिपेट करते जाइए बेटा, तब तो मजा आएगा पढ़ने में, है ना। चलिए तो अभी हमने बात करते हैं पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे। एक बात क्लियर कर दूं मैं आपसे, ये इन दिनों में 100 दिनों में तुम्हारी तकलीफ का, तुम्हारे बोर होने का, तुम्हारे मन के ना लगने का कोई कॉलम नहीं है। तुम कमांडो बन जाओ, मशीन बन जाओ, 100 दिन जैसा बोल रहे वैसा फॉलो करो, मैं कह रहा हूं तुम खुद बोलोगे एक दिन सर वो 100 दिन में ही जिंदगी बदल दी है। 100 days कैन चेंज योर लाइफ। अरे मैं कहता हूं बेटा कर कर दे यार, अब तक तुम अपने मन की कर रहे थे ना, अभी मेरे मन की कर लो यार एक बार, फिर देखो तुम क्या मजा आएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी नहीं लगती है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार होता है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इसमें शामिल होते हैं। सिंपल डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, पर दोनों में एनर्जी नहीं लगती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है उसमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, ठीक है। वाटर का मूवमेंट ऑस्मोसिस किसके थ्रू होता है, ये एक्वापोरिन्स के थ्रू होता है। वाटर मूवमेंट स्पेशल प्रोटीन चैनल है, ये स्पेशल टाइप के प्रोटीन चैनल होते हैं, इनकी खोज की थी पीटर अग्रे ने। पीटर अग्रे ने इनको खोजा था, स्पेशल टाइप के प्रोटीन चैनल होते हैं, इनको एक्वापोरिन्स कहते हैं, और इनसे वाटर मूव करता है। ऑस्मोसिस का मतलब है स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन, जहां पर वाटर मॉलिक्यूल लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की मूव करता है। अब सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मतलब सॉल्यूट से देखते हैं, लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन मतलब मोर वाटर, हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन मतलब लेस वाटर। तो वाटर अपने अधिक से अपने कम क्यों रहता है? डिफ्यूजन का सिंपल सा नियम है कि एक मेटेरियल का डिफ्यूजन दूसरे मेटेरियल के डिफ्यूजन को अफेक्ट नहीं करता है बेटा, है ना। चलिए पोलर मॉलिक्यूल, चार्ज मॉलिक्यूल, आयन मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें आवेश होता है, वे लिपिड की बाइलेयर के आर पार नहीं निकल सकते हैं। उन्हें निकलने के लिए स्पेशल टाइप के प्रोटीन चैनल की रिक्वायरमेंट होती है, करियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो उसी के थ्रू वो निकल पाते हैं, ठीक है। तो करियर प्रोटीन या प्रोटीन से बने हुए आयन प्रोटीन चैनल, उसकी रिक्वायरमेंट होती है किसको? पोलर मॉलिक्यूल्स को। पोलर मॉलिक्यूल लिपिड की बाइलेयर से आर पार नहीं निकल पाते हैं। जब ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव करते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करते हैं थ्रू ए प्रोटीन चैनल और थ्रू ए कैरियर प्रोटीन, तो इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एनर्जी खर्च नहीं होती है, पर प्रोटीन चैनल की रिक्वायरमेंट होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है, एनर्जी पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। इट इज एनर्जी डिपेंडेंट, और ये लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन क्यों होता है? तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि इलेक्ट्रोजेनिक पंप होता है। यानी ये पंप यदि काम नहीं करेगा तो हमारा नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा, हमारा बहुत सारा सिस्टम सेल का फेल कर जाएगा। सोडियम पोटेशियम पंप सेल के आर पार, मेम्ब्रेन के आर पार चार्ज को बनाए रखने में रोल प्ले करता है, क्योंकि एक बार में 3 सोडियम को ये अंदर से बाहर करता है, बाहर से 2 पोटेशियम अंदर लेके आता है, मेम्ब्रेन के बाहर तरफ प्लस चार्ज बनाता है, अंदर माइनस चार्ज बनाता है, और सारे नर्वस सिस्टम का फंडा यही है। सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव पंप होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर आयन को भेजता है, और इसको कैरियर प्रोटीन भी चाहिए होती है, एटीपी भी चाहिए होता है, ठीक है। अब आते हैं, हम बात करते हैं थोड़ी सी सेल वॉल के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। सेल वॉल नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर के आजीवित होता है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन से बाहर है। मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, उसके बाहर है, नॉन लिविंग है। फंजाई में देखने मिलेगा, प्लांट में देखने मिलेगा, प्रोटिस्टा में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्रोटिस्टा यदि एल्गी है होगा, यूनिसेल प्लांट है, सेल वॉल होगी। प्रोटिस्टा यदि फंजाई है होगा। प्रोटिस्टा यदि प्रोटोजोआ है तो नहीं होगा, वो एनिमल के समान होते हैं, उनमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती केवल उसमें, ठीक है ना। सेल को शेप प्रोवाइड करता है, सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करता है, बैरियर के रूप में काम करता है। तो ये जो फंक्शन है बेटा, यूनिक फंक्शन एनसीईआरटी में रखें, याद रखना कि सेल वॉल जो होती है वो सेल टू सेल अटैचमेंट में भी हेल्प करती है। सेल वॉल सेल टू सेल अटैचमेंट में, इंटरेक्शन में हेल्प करती है,
ठीक है, बैरियर के समान काम करती है अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर बाहर जाने में, ठीक है। एल्गी में सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से, गैलेक्टन से, मैनन से, मिनरल से, कैल्शियम कार्बोनेट के। कैल्शियम कार्बोनेट से बनी सेल वॉल देखने मिलती है हमको कारा के अंदर, कारा एल्गी में, ठीक है। हमको जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हमको सेल वॉल जो है वो देखने मिलती है, ठीक है ना। प्लांट सेल वॉल मेनली सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। सेलुलोज इज पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, याद रखना बेटा, सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, याद रखना। पैक्टिन इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकुरोनिक एसिड एंड गैलेक्टोरोनिक एसिड, ये भी एग्जाम में आता है, याद रखना। पैक्टिन इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकुरोनिक एसिड एंड गैलेक्टोरोनिक एसिड। अब हेमिसेलुलोज उस पर बात क्यों नहीं करें, जरूरी नहीं हो। हमने कहा सेलुलोज पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज एंड पैक्टिन ऑफ इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकुरोनिक एसिड एंड गैलेक्टोरोनिक एसिड, ठीक है ना। यंग प्लांट सेल में प्राइमरी वॉल केवल एक वॉल होती है, प्राइमरी वॉल होती है जो ग्रो कर सकती है, जो फैल सकती है, बड़ी हो सकती है, उठ के। सेकेंडरी वॉल जो होती है वो मजबूत रिजिड वॉल होती है जो प्राइमरी वॉल पर केमिकल के जमा होने पर बनती है, इसलिए ये एक बार बन गई तो सेल फिर मर जाती है, सेल फिर ग्रो नहीं कर पाती आगे के। और सेकेंडरी वॉल बनी होती है लिग्निन से, क्यूटीन से, सुबेरिन से। सुबेरिन से बनी हुई सेल वॉल देखने मिलती है कॉर्क सेल में, लिग्निन से बनी हुई सेकेंडरी वॉल देखने मिलती है हमको जाइलम में, ट्रैकिड में देखने मिलती है, फाइबर्स में देखने मिलती है हमको, ठीक है। ये प्राइमरी वॉल पर अंदर की तरफ जमा होती है। दो प्लांट सेल की, ये मैंने कहा ये प्राइमरी वॉल है, ये प्राइमरी वॉल है, दो प्लांट सेल अलग अलग, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक सीमेंटिंग लेयर इज दी मिडिल लैमिला के। मिडिल लैमिला कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती है। मेन केमिकल इसका होता है कैल्शियम पैक्टेट, ठीक है, क्लियर। सीमेंटिंग लेयर के समान काम करती है। दो एडजेसेंट प्लांट सेल, दो समीपवर्ती प्लांट सेल की प्राइमरी वॉल को आपस में कनेक्ट करती है। इट कनेक्ट दी एडजेसेंट वॉल ऑफ दी टू नियर बाय सेल्स के, इट्स कनेक्ट दी एडजेसेंट प्राइमरी वॉल ऑफ दी कनेक्ट दी प्राइमरी वॉल ऑफ द एडजेसेंट प्लांट सेल। ये समीपवर्ती प्लांट सेल की जो है वो प्राइमरी वॉल को आपस में जोड़ती है, मिडिल लैमिला। सीमेंटिंग लेयर बोलते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती है, मेनली कैल्शियम पैक्टेट से बनी होती है, ठीक है। फिर दो प्लांट सेल के, मैंने कहा एक प्लांट सेल मान लो ये हो गई, मैंने कहा ये एक प्लांट सेल हो गई, उसकी सेल वॉल, दूसरी प्लांट सेल की सेल वॉल, ठीक है। ये मिडिल लैमिला बोल दिया, हमने कहा ये मिडिल लैमिला हो गया, ठीक है। ये इसके अंदर का, मैंने कहा ये इसके अंदर का प्रोटोप्लाज्म, इसके अंदर का प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब सेल को आपस में कम्युनिकेट करना है, दोनों प्लांट सेल को आपस में कम्युनिकेट करना है, आपस में बात करना है, आपस में एक दूसरे को बतलाना है, इंफॉर्मेशन भेजना है। तो क्या होता है, सेल वॉल से कुछ प्रोटोप्लाज्म के धागे, प्रोटोप्लाज्म का थ्रेड सेल वॉल के आर पार निकलता है, कुछ प्रोटोप्लाज्म के धागे, कुछ प्रोटोप्लाज्म के थ्रेड सेल वॉल से आर पार निकलते हैं और इन प्रोटोप्लाज्मिक थ्रेड को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट करते हैं। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या है, देखो बेटा, एंडो मतलब अंदर, मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन से घिरे हुए एक सिस्टम बनता है ऑर्गेनेल्स का, ठीक है। याद रखिए एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल शामिल होते हैं, ये नीट 2022 का क्वेश्चन है, नीट 2022, ठीक है, इसका क्वेश्चन है, आएगा मतलब आएगा, ठीक है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में शामिल सेल ऑर्गेनेल होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल, ठीक है। ये सभी वो सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो एक कोऑर्डिनेटेड फैशन में एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, आपस में फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्टेड होते हैं। दे आर कनेक्टेड एज पर फंक्शन, ये फंक्शन के कोऑर्डिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी कॉम्प्लेक्स को प्रोड्यूस करते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम को प्रोड्यूस करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स दोनों वैक्यूल्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो आपस में जुड़े हुए हैं। ईआर ने गोल्जी कॉम्प्लेक्स को बनाया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने लाइसोसोम को बनाया और ईआर और गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने वैक्यूल को भी बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपस में कनेक्टेड होते हैं फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्हें एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। यदि हम एंडो मतलब होता है अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर जाल के समान, एंडो मतलब अंदर,
प्लाज्मिक मतलब प्रोटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, रेटिकुलम मतलब जाल के समान। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी करने पर मालूम चलता है कि हमें बारीक बारीक ट्यूब का एक जाल दिखाई पड़ता है साइटोप्लाज्म में, उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इसमें दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक तो इसकी ट्यूब के अंदर वाला हिस्सा, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे वास्तव में बोलेंगे ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म बोलेंगे, जो ल्यूमेन के अंदर प्रेजेंट है, और जो बाहर तरफ प्रेजेंट है वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म कहलाता है। और याद रखना कि जो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सरफेस पर 80s राइबोसोम, याद रखना नॉट 70s, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी मेम्ब्रेन पर 80s राइबोसोम जुड़ा होता है उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और राइबोसोम नहीं जुड़ा होगा तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं उसको। क्लियर? ठीक है। पॉइंट नंबर 86 कहां पहुंच गए हम लोग? हम शीट के तीसरे पेज पर आ चुके हैं। देखो बेटा, ये कीनोट्स की खास बात यह है कि आपको पता है कि आपको आज के लेक्चर में आपने इन 100 पॉइंट को सीखा आपने, ठीक है। आपको ये पॉइंट रिवाइज करने, बार बार रिवाइज करने, कम से कम आप लिख लीजिए शीट के ऊपर, मैं इस शीट को कम से कम 5 बार रिवाइज करूंगा। कितनी बार? 5 बार। इस शीट को कम से कम मैं 5 बार रिवाइज करूंगा, ये दिमाग में डाल लो, फिर देखो मजा आएगा। आप कोई चीज नहीं भूलेंगे, आप हर चीज आपको याद रहेगी। ठीक है? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, सेल्स जो एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं, सिक्रेशन में इन्वॉल्व होती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसी सेल्स जो एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस में और सिक्रेशन में इन्वॉल्व होती है, उनमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रीडोमिनेंटली पाया जाता है। ठीक है? ऐसी सेल्स जो आउटर मेम्ब्रेन, और याद रखिए वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है इसमें, याद रखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक फैला होता है और एक पूरा जाल बनाया होता है, उसने कंटिन्यूस होता है। ठीक है ना? न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से वो जुड़ा होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये वो जगह है जहां पर कि ये ऐसा ईआर है जिस पर कि राइबोसोम नहीं जुड़े होते हैं, और इसका संबंध होता है लिपिड और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस, लिपिड और स्टेरॉइड को बताता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड को बनाता है और लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन को बनाता है। इसलिए ऐसे सभी एंडोक्राइन सेल जिन स्टेरॉइडल हार्मोन को रिलीज करती हैं, जो स्टेरॉइडल हार्मोन को रिलीज करती हैं, उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अधिक डेवलप पाया जाएगा। अब आप मुझे बताओ, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कमेंट में आपके आंसर देखूंगा मैं। लीडिक सेल्स सुना है कि नहीं सुना? ठीक है, लीडिक सेल्स, जिनको हम इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं, इनसे हार्मोन्स निकलते हैं जिनको मेल हार्मोन कहते हैं। आपको बताना यह है कि इनमें लीडिक सेल्स में SER अधिक डेवलप होगा या RER अधिक डेवलप होगा। आपको बताना है लीडिक सेल में SER अधिक डेवलप होगा कि RER अधिक डेवलप होगा, और यदि आप जो भी आंसर देंगे बताना है कि क्यों, वाई। यदि आपने बोला SER अधिक डेवलप होता है तो क्यों, और RER अधिक डेवलप होता है तो क्यों, आपको यह बताना है। बिल्कुल लॉजिकल आंसर दीजिएगा कि लीडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल में SER और RER में से कौन अधिक डेवलप है और क्यों। चलो बताओ उत्तर। ठीक है, देखते कौन कनेक्ट कर पाया मेरी बात को, कौन कनेक्ट कर पाया मेरी बात को, देखता हूं मैं। ठीक है, चलिए फिर गोल्जी एपरेटस को 1898 में कैमिलो गोल्जी ने देखा। इन्होंने बताया, इन्होंने वास्तव में ये सिल्वर स्टेनिंग टेक्निक से खोजा गया था। मतलब ये ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसको केमिकल की मदद से स्टेनिंग करने के बाद खोजा गया था। नॉर्मली दिखता नहीं है ये, नॉर्मली ये है जो साइटोप्लाज्म में नजर नहीं आता है, स्टेनिंग करने के बाद नजर आता है। ठीक है, तो इसमें कई सारे फ्लैट डिस्क के समान हमको जो है वो सपाट स्ट्रक्चर देखने मिले, इनको सिस्टर्नी कहते हैं। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स को बनाने वाली इकाइयां जो होती है, यूनिट होती है, उनके लिए हम सिस्टर्नी वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या होती है? फ्लैट चपटी डिस्क के समान पट्टियां होती है, ऐसी पट्टियां होती हैं, इनको हम सिस्टर्नी कहते हैं। 0.5 से लेकर 1 माइक्रोमीटर डायमीटर की होती है, एक के ऊपर एक ऐसे रखी होती है, एक के ऊपर एक ऐसे ये रखी होती है। ठीक है, गोल्जी स्टॉक बोलते हैं, इस पूरे को गोल्जी स्टॉक कहते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल होता है जिसमें हमको पोलरिटी देखने मिलती है। पोलरिटी का मतलब है इसकी सर्टेन एक डायरेक्शन, दिशा होती है इसकी। जैसे देखो, ये मैंने कहा ये होगी सेल मेम्ब्रेन, मैंने कहा ये होगी सेल मेम्ब्रेन, हमने कहा ये हो गई ये
सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ऐसे बनाते हैं हम। एक काम करते, मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम आता हूं ताकि आपको दिखाई पड़े। मैंने कहा ये हो गई ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हो गया है न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस में, ठीक है। मेम्ब्रेन में हमको पोर भी देखने मिलते हैं, पोरस डबल मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, पढ़ा हुआ है हमने, है ना, ठीक। क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके ये ऐसा फैला हुआ है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमने कहा ये हो गया ईआर, ठीक है ना। इस ईआर ने क्या बनाया, इसने एक थैली बना के छोड़ी, इसने एक थैली बना के छोड़ी, इसमें केमिकल भरे हुए हैं। इस थैली को क्या बोला हमने, ट्रांजिशनल वेसाइकल बोला इसको हमने। ये थोड़ा आगे बढ़ा, आगे बढ़ के ऐसे फ्लैट हो गया, ये ऐसे एक के बाद एक के बाद ऐसे वेसाइकल फ्लैट होते चले गए, वो जुड़ते चले गए वो, तो क्या बन गया, एक स्टॉक बना के नहीं बना है, बन गया ये क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी बॉडी है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी बॉडी है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ये है, इसमें ये वो पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि इसमें दिस इज द पॉइंट जहां पर ये बन रहा है, और ये वो पॉइंट है जहां से ये अपना काम करके वेसिकल्स को रिलीज कर रहा है। यहां से ये अपने वेसिकल बनाएगा और रिलीज करेगा, ठीक है। ये वेसिकल क्या होता है, किनारे, यानी किनारे फूलने लगते हैं, इसके किनारों पर केमिकल जमा होता है और फ्लैट वेसिकल बनेगा, किनारों पर फ्लैट जो स्ट्रक्चर बनेगा, सिस्टर्नी बोलते हैं इसको हम। किनारे पर जो है वो थैलियां बनने लगेंगी और थैलियां रिलीज होंगी। एक काम करते हैं कि हम इसको थोड़ा सा क्लियर, इस इमेज को थोड़ा सा और क्लियर करके बना दूं आपको, ताकि आपको बात समझ में आए आपको, ठीक है ना। समझा, जल्दबाजी कुछ नहीं है हमको, कि कोई जल्दी नहीं है हमको, चीजों को समझते हुए चलना हम बिल्कुल आगे, ठीक है ना। मतलब मैं थोड़ा क्लियर से, मैंने कहा ये फ्लैट हो गया ऐसा, ये और फ्लैट हुआ पर किनारे इसके फूल रहे हैं, केमिकल बन रहा है इसके अंदर कोई, और फ्लैट हुआ, किनारे फूल रहे हैं इसके, और फाइनली क्या होगा, ऐसा फ्लैट हो गया, किनारे इसके टूट के बाहर निकला है, ये है। तो गोल्जी बॉडी ने वेसिकल्स को प्रोड्यूस किया, इसने सिक्रेटरी वेसिकल्स को प्रोड्यूस किया इसने, और ऐसा ही एक वेसिकल हो सकता है, लाइसोसोम हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो इसका मतलब ये है कि इसका ये वाला हिस्सा क्या है, ये फंक्शन हिस्सा है, यहां पे ये बन रहा है, यहां ये क्या है, ये है फॉर्मिंग फेज, फॉर्मिंग फेज यहां बन रहा है, और यहां ये क्या है, ये है मैच्योरिंग फेज, यहां पे काम कर रहा है, ये है मैच्योरिंग फेज, यहां पे काम कर रहा है, ठीक है, बन चुका है, मैच्योर हो चुका है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये ऐसा सेल ऑर्गेनल है सेल के अंदर जो एक निश्चित डायरेक्शन में दिखाई पड़ेगा, इसका हमेशा फॉर्मिंग फेज जो है वो न्यूक्लियस की तरफ होगा, और इसका मैच्योरिंग फेज जो होगा वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होगा। अब पढ़ते हैं हम पॉइंट, हमारा क्या लिखा, गोल्जी सिस्टर्नी कॉन्सेंट्रिकली अरेंज होती है, ये वो सेल ऑर्गेनल में पोलरिटी देखने मिलती है न्यूक्लियस के आसपास। आप देखो न्यूक्लियस के आसपास आपको कॉन्वेक्स ऐसा से जाना, देखो ध्यान से, कहां गया, एक सेकंड, हम पीछे आ गए, आगे आगे हाँ कहां गया भाई, ठीक है चलो बन गया, ठीक है। तो क्या देखा हमने, कहा बेटा आपसे कि फिर से पीछे जाना पड़ेगा, हैंग हो गया क्या ये, चलिए ना, कभी कभी ऐसा होता है यार, चलो आगे जाने बोला तो बहुत आगे चला गया, ठीक है चलो आगे ना, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा आपसे कि देखो अब इमेज आ जाएगा ये,
है ना, देखो, है ना। तो मैंने क्या बोला बेटा आपसे, मैंने आपसे कहा कि ये जो सरफेस है, ये सरफेस है, कभी हम देखें इसको हम, तो ये जो सरफेस ऐसा बना, ये क्या होता है, ये होता है कॉन्वेक्स सरफेस, ये होता है कॉन्वेक्स सरफेस, और ये होता है कॉनकेव, ये होता है कॉनकेव, अंदर धसा हुआ कॉनकेव होता है, बाहर उभरा हुआ कॉन्वेक्स होता है। तो न्यूक्लियस की तरफ कॉन्वेक्सिटी देखने मिल रही है आपको, है ना, और कॉनकेविटी आपको सेल मेम्ब्रेन की तरफ देखने मिल रही है। आ रही बात समझ में, कॉनकेव सरफेस मेम्ब्रेन की तरफ है और कॉन्वेक्स सरफेस न्यूक्लियस की तरफ है। ठीक है, ठीक है, देखो क्या लिखा है, सेंट्रली अरेंज नियर द न्यूक्लियस एंड डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स और सिस सरफेस आपको फॉर्मिंग फेज देखने मिलती है न्यूक्लियस की तरफ, और कॉनकेव और ट्रांस सरफेस देखने मिलती है आपको, मैच्योरिंग फेज देखने मिलती है आपको कहां, मेम्ब्रेन की तरफ। ठीक है ना, दो हिस्से आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं, एक सिस, एक है फॉर्मिंग फेज, एक है मैच्योरिंग फेज, एक है सिस और एक है ट्रांस फेज। ठीक है, तो ऐसा सेल होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन काम क्या होता है, ये मटेरियल की पैकेजिंग करता है, इट इज इन्वॉल्व इन द पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल की पैकेजिंग करता है और वेसिकल्स के फॉर्म में रिलीज करता है। मतलब प्रोटीन की जितनी प्रोसेसिंग है ना, कोई प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट करना है, कोई प्रोटीन को एंजाइम में कन्वर्ट करना है, कोई प्रोटीन में क्या मॉडिफिकेशन करना है, और प्रोटीन में मॉडिफिकेशन करने के लिए उसमें टर्सरी स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, प्रोटीन में डाइसल्फाइड के बॉन्ड ऐड करने पड़ते हैं, वो सारा काम कहां होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या काम करता है, प्रोटीन की प्रोसेसिंग करता है, अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करता है उसको। ठीक है, गोल्जी एपरेटस हमेशा ईआर के साथ में क्लोज कॉन्टेक्ट में होता है बेटा, क्योंकि ट्रांसफर वेसिकल बनते हैं ईआर से, वो ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स को बनाए रखते हैं, उसकी फॉर्मिंग फेज में जुड़ते हैं और गोल्जी कॉम्प्लेक्स को बनाए रखते हैं वो। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप देखो, a number of protein synthesis by synthesized by ribosome on ER are modified in the cisternae of Golgi complex before they are released into the transphase के, मतलब प्रोटीन का यानी पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के, यानी ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन का जो मॉडिफिकेशन है, पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन मॉडिफिकेशन कहां होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है। ठीक है ना, ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन का मॉडिफिकेशन गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स वो जगह होती है यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को बनाता है, यानी ये वो जगह होते हैं जहां पे ग्लाइकोप्रोटीन मतलब प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है, ग्लाइकोलिपिड मतलब लिपिड में कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है। तो ये जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का बनना है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडेशन। ग्लाइकोप्रोटीन का बनना है और ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन ग्लाइकोलिपिड का बनना है। तो ग्लाइकोसाइडेशन देखने मिलता है हमें और ग्लाइकोसाइलेशन देखने मिलता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोसाइडेशन और ग्लाइकोसाइलेशन में इन्वॉल्व है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का वो निर्माण करता है। ठीक है, लाइसोसोम की बात करते हैं, ये ऐसी थैलियां होते हैं, ऐसे वेसिकल होते हैं जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाता है, लेकिन इनकी खास बात ये, इनमें पूरे प्योरेस्ट फॉर्म में इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मतलब वाटर की प्रेजेंस में डाइजेशन करने वाले एंजाइम, और एसिडिक पीएच में काम करते हैं, तो इनको एसिड हाइड्रोलाइजेज बोलते हैं। याद रखना, डाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर वंस। पाचन वह प्रक्रिया इसमें कि हम जटिलतम अणुओं को सरलतम अणुओं में तोड़ते हैं, और वाटर, जब भी कभी आप पॉलीमर बनाते हैं तो वाटर बाहर निकलता है, इसलिए आप पॉलीमर बनाने को क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं, इसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस बोलते हैं, वाटर बाहर निकलता है। तो पॉलीमर को तोड़कर मोनोमर बनाओगे, वाटर ऐड करना पड़ेगा, तो वाटर को ऐड करो और पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट कर दो, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर में कन्वर्ट कर दो, वही तो पाचन है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, एसिडिक पीएच में काम करते हैं ये, तो एसिड हाइड्रोलाइज होते हैं, जो हमको लाइसोसोम के अंदर देखने मिलते हैं। ठीक है, क्लियर। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है, गोल्जी एपरेटस से बनते हैं, एसिड हाइड्रोलाइज से रिच होते हैं। ठीक है, और ये किसी भी चीज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। यदि सेल के अंदर ये फट जाए तो दे कैन डाइजेस्ट इंटायर सेल, पूरी सेल को ये पचा सकते हैं, इतने पावरफुल होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम वैक्यूल्स की। वैक्यूल क्या होते हैं, अरे भाई कोई भी जो वेसिकल है उसके मिलने पर एक बड़ा सा थैली बन जाए, इट्स एक्चुअली इट इज अ बिग बैग, बड़ी थैली होती है, उसको वैक्यूल कहते हैं। ठीक है, और प्लांट सेल में क्या होता है, एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है, वो सेंट्रल वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलते हैं, और सेंट्रल वैक्यूल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है वो नॉन लिविंग होता है, उसे सेल शेप कहते हैं। साइटोप्लाज्म लिविंग होता है, सेल शेप नॉन लिविंग होता है, और वैक्यूल की सेंट्रल वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं।
कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपको देखने मिलेगा प्रोटोजोआ में, देखने मिलेगा जो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में सेल सेप नहीं होता है, वो केवल वाटर को बाहर निकाल रहा होता है। सेल सेप देखने मिलेगा आपको कहां पे, प्लांट सेल में देखने मिलेगा। ठीक है, क्लियर। प्लांट सेल में सेंट्रल वैक्यूल होता है, वो सेल के साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम का 90% तक हिस्सा जो है वो घेर लेता है। ठीक है, टोनोप्लास्ट क्या होती है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है बेटा, है ना, जो वैक्यूल के अंदर और बाहर आने को कंट्रोल करती है। याद रखिएगा, सेल सेप सेंट्रल वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट लिक्विड है जो नॉन लिविंग होता है, जबकि सेंट्रल वैक्यूल की मेम्ब्रेन सेल सेप जो होती है वो लिविंग मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, क्लियर। तो जो प्लांट के अंदर 90% तक वॉल्यूम जो है वो सेंट्रल वैक्यूल घेरता है, इसलिए प्लांट्स की सेल की ग्रोथ में वाटर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वाटर सेल सेप के अंदर ही जाता है। यानी जब प्लांट सेल से वाटर बाहर निकालोगे तो मेनली वाटर सेल सेप से बाहर निकलता है, प्लांट सेल को वाटर दोगे तो मेनली वाटर सेल सेप के अंदर जाता है। ठीक है, अमीबा के अंदर आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने मिलता है जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में रोल प्ले करता है, मतलब जो एक्स्ट्रा सॉल्ट एक्स्ट्रा वाटर अंदर आ गया उसको बाहर निकालने का काम करता है अमीबा के अंदर का कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है ना, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल लगातार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फ्लूइड के बैलेंस को बनाए रखते हैं, इसको ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, और इस प्रोसेस में एटीपी खर्च होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमने आज के लेक्चर के 100 पॉइंट्स। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, आपका काम ये कि आज के लेक्चर के पूरे 100 पॉइंट हमने कवर किए आज के लेक्चर में। कमिंग क्लास में हम कवर करेंगे रिमेनिंग पॉइंट के, चैप्टर का जो बचा हिस्सा है वो हम कवर करेंगे। क्या पढ़ना है वहां पे हमको, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस को पढ़ना है हमको। ठीक है, माइक्रोबॉडीज को पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में जो कीनोट्स है, इसमें जो पेज नंबर 4 है उसकी सारे इमेजेस को बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, उसके लेवलिंग को ध्यान से देख लेना बेटा, क्योंकि टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे आपको, डीपीएस में भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसके। ठीक है, फिर आपका जो इंटरेक्शन वाला पेज है, उस इंटरेक्शन वाले पेज में मेरा एक कार्टून बना हुआ है और आपसे पूछा है टेल मी अबाउट, आपको बताना है और आपको सच में बताना है कि आपको दिमाग में रखना है, सब चीज ये सॉल्व करना है आपको खुद से। टेल मी अबाउट सेल थ्योरी, फाइंडिंग ऑफ स्वान, ओमनीसेलुलर, ईसेलुलर, साइटोसोल, कंपार्टमेंटलाइजेशन, जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है, की है, जो ये चाबी है वो सब दे रखी है यहाँ पे। क्रोनोलॉजी बताना है आपको। ठीक है, पजल सॉल्व करके बताना है आपको, डेटा अटेंशन देना है आपको, डेटा क्या था एनसीईआरटी में, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हम एग्जाम में भूल जाते हैं, इसलिए इनको हमने कीनोट्स के अंदर जो है वो शामिल कर रखा, कीनोट्स में इनको हमने जो है वो शामिल कर रखा बेटा। ठीक है, देखो ये आपकी इमेज आ गई आपकी, है ना, ये जो आपकी इमेज वाला हिस्सा है वो इमेज देख रहे हैं। ठीक है ना, मैं आपको दिखा रहा हूं बेटा, तो आपको ये बिल्कुल देखो, मैंने इमेज अलग से क्यों लिया, लेक्चर के दौरान क्यों नहीं शामिल किया मैंने इसको, क्योंकि हम पॉइंट वाइज देख रहे थे, यहाँ पे थोड़ा पढ़ने का तरीका चेंज किया हमने। अब आपको मैं इमेज दिखाऊं, ये सभी इमेज आपको बेटा याद रखनी है ध्यान से। ठीक है, देखिए, है ना, यू शुड रिमेंबर ऑल दिस। अब ये डेटा में कंफ्यूज मत करना कि थ्योरी में कुछ और था, इमेज में कुछ और है। देखो बेटा, जो एग्जाम में ऑप्शन में आएगा वो लगा देंगे हम के। ठीक है ना, सही बताओ तो इमेज के अंदर दिया गया डेटा ज्यादा सही है। ये आप देखिए प्लांट सेल, तो आपको लेवलिंग ध्यान रखना है बेटा। अब आपको क्या करना है, रखना है कि अब एग्जामिनर क्या करेगा आपसे, वो ऐसे कर देगा, आपको ऐसे कर देगा, हटा देगा। ठीक है, हटा देगा, हटा देगा। ठीक है, लिख देगा ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है ना। तो वर्कबुक वाला हिस्सा मत भूलना बेटा, वर्कबुक जो दी था आपको सेशन की शुरुआत में, है ना, जो रेगुलर बैच के बच्चे वो जानते हैं वर्कबुक के बारे में, तो जरूर होना। और जो क्रैश कोर्स में केवल पढ़ रहे हैं बेटा, तो आपको ये इमेजेस ध्यान रखनी है, इनको आपको खुद से आपको जो है वो एनसीईआरटी के इमेज के का जो है वो इस पेज का प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा कहीं से, और इसके इमेजेस को आप जो है वो व्हाइटनर से हटा के अपने बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा इसका आप। ठीक है, देखिए एनिमल सेल, है ना, फिर, है ना। तो आपको बेटा ये इमेजेस क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि जब भी एग्जाम में इमेज कोई पूछी जाएगी आपसे, इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एनसीईआरटी का इमेज ही एग्जाम में आएगा, वो आपको ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, देन आप देख रहे हैं किसको, आप देख रहे हैं जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी apparatus को देख रहे हैं बेटा। ठीक है, क्लियर। तो चलिए, ना जीत में ना हार में मेरा यकीन, सिर्फ प्रहार में। तो आज का डे 1 क्रैश कोर्स का डे 1 लेक्चर बायोलॉजी का होता है पूरा, जिसमें हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का आधा चैप्टर कवर किया है, रिमेनिंग आधा चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सुकून के साथ, सब्र के साथ, समझते हुए पढ़ेंगे, और क्रैश कोर्स में हम पूरा 100% कवर करने की कोशिश करेंगे। एक बार पूरा रिवीजन फिर से करेंगे बेटा, और हमको, मैंने कहा ना बेटा, मेरे को आपसे रिजल्ट चाहिए। ठीक है, मैं यहां जो मेहनत कर रहा हूं ना,
वो सिर्फ रिजल्ट के लिए कर रहा हो। बायोमेंटर्स का नाम देश के सबसे अग्रणी इंस्टीट्यूट में होना चाहिए रिजल्ट्स के मामले में, ठीक है। और बेटा रिजल्ट कौन लाके देगा? आप लाके दोगे, है ना। 100 दिन बेटा, मेरे कहने पर 100 दिन, है ना। मेहनत करते हैं अपन, चलो साथ में ना। चलो मिलते हैं अगली क्लास से, बाय बाय।